जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। मैं आपको इससे पहले कि आज का शो शुरू करूँ, आपको कुछ बड़े मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अभी-अभी चूँकि मैं इस शो के बाद में निश्चित रूप से मेरा मन है कि मैं एक इस शो के बाद में एक व्लॉग और करूँगा। वो शायद सुबह के लिए आपको डाल दूँ और वो इस कारण से है दोस्तों कि मुझे अभी-अभी देखा मैंने कि कमर चीमा ने एक वीडियो किया है और वो बड़े कमाल का वीडियो है। उसकी जो भाषा है वो आप हैरान हो जाओगे कि वो भाई कह क्या रहा है। मगर फिर भी वो इंटरेस्टिंग है देखना। ये ज़रा देखिए, मैं आपको एक कुछ दिखाने जा रहा हूँ, उस भाई का किया धरा और आप हँस-हँस के बौले हो जाएँगे। ज़रा देखिएगा, ये थंबनेल है उसका, ये देख रहे हैं आप? ये उसका थंबनेल है और फिर इससे अगली पिक्चर मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, वो और कमाल की है। इसमें जो ये वाली पिक्चर मैं रिमूव करें ना और आपको नई पिक्चर दिखाता हूँ उसकी, वो जो उसने डाली है, गज़ब है! आई मीन कमाल का बंदा है ये। आई डोंट नो किस यूनिवर्सिटी ने इसको क्या पढ़ा दिया है राम जाने। हे भगवान! दिस इज़ लाइक हेडेक। लीजिए देखिएगा। ज़रा देखिए इसने लिखा क्या है? ये देखिए। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी लीडर रीच इंडियोज़ व्हाई इज़ इंडिया वेलकमिंग विलकॉन्ग विल मैं तो पढ़ा भी नहीं आता। वेलकॉकिंग देम। ये महापुरुष कमाल है। ये महापुरुष बहुत ही कमाल है। ख़ैर ये मेरा आज का विषय बिल्कुल नहीं था। मैं जस्ट यूँ ही कहा आपको ज़रा कुछ दिखा दिया जाए, कुछ आनंद ले लिया जाए इसके साथ अपने साथ जीवन में। चलिए तो जी ऋषभ भाई प्रणाम और फ्लक्स भाई प्रणाम चंदन गुड इवनिंग चंदन और ये वो यार अपना वही है हीरो हमेशा वाला चंदन कमर चीमा है अपना ये। ख़ैर चलिए हम अपने विषय की तरफ चलते हैं मित्रों आज के। और आज का विषय बहुत सीधा-सा है। हुआ ये है कि जो स्थिति है ईरान में वो गंभीर होती जा रही है और ईरान में जो गंभीर होती हालत है, डोंट फॉरगेट मैंने जो थंबनेल में लिखा है, सारी बात घूम फिर के वहीं आएगी, मैं आपको वहीं लेकर चलूँगा। सो डोंट थिंक मैं टॉपिक से डाइवर्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात की शुरुआत को बड़ी शुरुआत से ले रहा हूँ। हो क्या रहा है? आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि ईरान में भारत ने जो है ईरान से जितने भी भारतीय हैं, उनको पहली अवेलेबल फ्लाइट से तुरंत ईरान छोड़ देने के लिए आदेश दे दिए हैं। सलाह दे दी है, एडवाइज़री दे दी है कि तुरंत ईरान को छोड़ दीजिए, ईरान में मत रुकिए। उसका कारण ये है कि अब नज़र जिस तरह से आ रहा है, चीज़ें जिस तरह इवॉल्व हो रही हैं, उनमें अब लग रहा है कि अमेरिका का अटैक निश्चित है। ये कभी भी अगले 48 घंटे में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 48 घंटे में हो ही जाएगा, हो सकता है कि 48 के बजाय 60 में हो। मगर बेसिकली ये तय हो चुका है कि हमला होगा, ये क्लियर है। पिछले 2 दिनों से ब्रीफिंग चल रही थी ट्रंप की कि भई किन-किन जगहों पर हमले हो सकते हैं, किस-किस तरह के हमले हो सकते हैं। तो अपैरेंटली दे वर ऑल डाइंग टू अटैक ईरान एंड अब वो स्थिति आ गई है जहाँ पर ईरान पर हमले की अब पूरी तैयारी हो चुकी है। 48 घंटे के भीतर जैसे मैंने कहा अमेरिका और इज़राइल मिलकर जो हमला करेंगे, वो उसकी ऑफ़िशियल कोई पुष्टि नहीं है, तो ज़ाहिर है ऑफ़िशियल पुष्टि कोई करता भी नहीं है। ऑफ़िशियल पुष्टि तभी होती है जब हमला हो जाता है, तो पता लगता है हाँ भैया हमला हो गया। मगर जो भारत ने अभी क्या किया है, अपने जितने भी नागरिक हैं, उनको पहली अवेलेबल कमर्शियल फ्लाइट्स पहली फ्लाइट तो क्या निकलेगी, फ्लाइट्स जो भी मिल जाए पहले, उससे जल्दी से जल्दी निकल जाएँ। कारण बताया गया है इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिचुएशन दैट मीन्स बेसिकली ये हालात दिन ब दिन टाइम हर गुजरते घंटे के साथ में अब खराब हो रहे हैं। और इसके अलावा जो ईरान में इस समय हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो भी एक कारण है। इस हिंसक विरोध की भी आज हम बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ बड़ी अनोखी डिटेल्स भी हैं हमारे पास। कुछ मैंने आपको पहले देने की कोशिश की थी, जब मैंने आपको कराची का सारा कुछ हाल बताया था, अब उसके सबूत भी आने लग गए हैं। तो हुआ क्या है कि अमेरिका और ईरान का जो टकराव है, उसके लिए जो ट्रंप के पास जो ऑप्शंस थे, वो सारे के सारे उसकी टेबल पे थे और अब ईरान ने ईरान ने भी अब चेतावनी दे दी है कि भई अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है, तो ऐसी सूरत में अमेरिका के जो बेस हैं, फिर चाहे वो इज़राइल के बेस हों या इज़राइल में बेस हों या गल्फ़ में कहीं पर हों, जहाँ पर ईरान का बड़ा सीधा-सीधा पहुँच बनती है, वो कह रहा है कि ऐसे तमाम अड्डे अमेरिका के हों या इज़राइल के, वो इज़राइल के उन वो सब ईरान के लेजिटिमेट टारगेट होंगे। यानी कि ईरान उन अड्डों पर हमला कर सकता है और उसमें फिर किसी को कोई रोना-पीटना नहीं चाहिए। ओके, ये जो मिक्स है दोस्तों, ये इस समय का जो मिक्स है, वो कुछ इस तरह का है कि जहाँ पर कभी भी छोटे से छोटा इंसिडेंट जो है, वो बहुत रैपिड एस्केलेशन कर सकता है।
इसीलिए जो इवैल्यूएशन है, जो तमाम इवैक्यूएशन है, वहाँ से लोगों को निकालने का जो इवैक्यूएशन है, वो प्रिकॉशन के तौर पर चल रहा है, यानी कि सावधानी की वजह से चल रहा है, क्योंकि ऐन मौके पर कोई कितना निकाल पाएगा लोगों को या नहीं निकाल पाएगा, उसमें फिर किसी का कितना जान-माल का नुकसान हो सकता है, ये इसका सिर्फ़ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, कुछ पहले से कहा नहीं जा सकता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमला जो है वो लॉक एंड बैरल क्लियर हो गया कि अब भई हो गई होगा, तुरंत ही हो रहा है या 2 घंटे में हो रहा है, नहीं। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ वक़्त में कभी भी हो सकता है। जो इसमें मिलिट्री संभावित जो मिलिट्री सिनेरियो है या जो इसमें टारगेट सेट हैं, वो क्या हो सकते हैं ईरान में, वो मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, अगर जो अमेरिका और इज़राइल ये स्ट्राइक का ऑप्शन चुनते हैं, जो कि लग रहा है चुन रहे हैं, तो सबसे प्रॉब्लम जो जो प्रोबेबल बास्केट होगा, जहाँ पे ये हमले करेंगे, वो अगर आप पिछला पैटर्न देखें या जो ओपन सोर्स बेस्ड रिपोर्ट्स हैं, उनके बेस पे देखें, आईआरजीसी के जो कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, वहाँ पर हमले होंगे। मिसाइल स्टोरेज पर डेफिनिटली होंगे, बिकॉज़ उनको पता है कि जो काउंटर अटैक आएगा वो मिसाइल्स का ही आएगा। तो जो भी उनकी इंटेलिजेंस में होगी कि भई कहाँ पर हैं इनके मिसाइल स्टोरेज, उनको डिस्ट्रॉय करने का सिलसिला चलेगा। या इवन जो मिसाइल्स की लॉन्च साइट्स हैं, जहाँ से जो इनके लॉन्चर्स हैं, उन लॉन्चर्स को खत्म करने की कोशिश की जाएगी कि ताकि ना रहे लॉन्चर और ना कुछ और। भाई लॉन्चर नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? फिर आप लॉन्च तो कर ही नहीं सकते मिसाइल, तो मिसाइल लेके बैठे रहो, यू नो। इसके अलावा जो ड्रोन्स हैं, मिसाइल जो सॉरी जो जो ड्रोन की प्रोडक्शन साइट्स हैं, वो यूएई बनाने की जो साइट्स हैं, इनकी जो स्टोरिंग फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर पहले भी अटैक हो चुके हैं, आगे भी होंगे, अभी भी होंगे। इसके अलावा रडार, एयर डिफेंस साइट्स या कोस्टल एंटीशिप मिसाइल जो बैटरीज़ हैं वहाँ पे, या जो गल्फ की जो शिपिंग है, रीजनल बेसिस जो है, वो भी थ्रेटन होते हैं। डायरेक्ट जो लीडरशिप डिकैपिटेशन है या फुल स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो वॉर है, इस ये प्रोबेबिलिटी कम लगती है। हालाँकि मैं ईमानदारी से बताऊँ तो मेरे मन का एक कोई बड़ा हिस्सा ये भी कहता है कि इनका जो असली इरादा है, वो तो दरअसल इस रेज़ीम को ही गिराना है। अगर आप इज़राइल की तरफ देखिए तो वो तो उससे पहले कुछ रुकने को तैयार ही नहीं है कि भई जैसे भी हो इसको कैपिटुलेट करना है, बेसिकली रेज़ीम को गिराना है। क्योंकि जो मगर डर क्या लग रहा है उसमें? डर ये लग रहा है कि जो रिटेलिएशन है, वो पूरे के पूरे रीजन में फैल सकता है। यानी ज़्यादा लाइकली यही है कि बड़ा हाई वैल्यू टारगेट्स हों और सिग्नलिंग जो है वो स्ट्राइक्स के ज़रिए की जाए, इसकी ज़्यादा उम्मीद है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि अभी पिछले 2 दिनों में जब इज़राइल ने पुश करने की कोशिश की है ट्रंप को कि भई जो इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो साइट्स हैं, उन पे हमले किए जाएँ, तो ट्रंप ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। ट्रंप ने कोई सीधे-सीधे ये नहीं कहा है कि नहीं आप ठीक कह रहे हो और हम ऐसा करेंगे। ऐसा कुछ ट्रंप ने कहा नहीं है। ये एक छोटा-सा पेंच है बीच में जिसको आप गौर रख लीजिएगा। क्योंकि बहुत पॉसिबल ये है कि अ, अमेरिका साथ तो देना चाह रहा हो, लेकिन फुल फ्लेजेड लड़ाई करने के चक्कर में ना हो। अच्छा, फिर अब ईरान की जो एयर डिफेंसेस की बात आती है या उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है, डिफेंस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसकी क्या हालत है? तो देखिए, पिछली बार जब इज़राइल और ईरान का एक्सचेंज हुआ था पिछले साल जून में, ना? तो जून वाली जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी इनकी, उसके दौरान ईरान का जो एयर डिफेंस था, उसको अगर आप देखिए वहाँ पे बड़े सीरियस गैप्स जो है, वो नज़र आ गए थे कि भई यहाँ पे इनके यहाँ गैप मौजूद हैं। इसके बाद में फिर कई बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स थी जो इंटरसेप्ट भी नहीं हो पाई थी, इज़राइल में लगी थी और की फैसिलिटीज़ उससे हिट हुई थी। इसके बाद में ईरान ने कुछ रशियन सिस्टम्स यानी एस-300 जो इनके पास पहले से थे, उनकी मेंटेनेंस की है, कुछ डोमेस्टिक इनके हैं बावार 373 जो है इनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। बहुत कामयाब इनके खिलाफ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी है। तो बावार 373 उस तरह के जो सिस्टम्स हैं या जो रडार कवरेज है इनकी, उसको इम्प्रूव करने की बड़ी कोशिश की है इन्होंने, पिछले जून के बाद में। लेकिन जो एक अब समझिए ना, जो इज़राइल, इज़राइल है, अमेरिका, अमेरिका है, तो उनकी जो एक लेयर्ड इज़राइल लेवल की या नेटो लेवल की जो अ, जो आइलैट्स हैं, उनका अभी तक कुछ कहना बेकार है। वो उस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम उस तरह का इनका नहीं है। इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, वो नहीं है। रशिया के जो IL-76 आपने देखा हो कि इन गर्मियों के बाद में कुछ IL-76 जो है वहाँ के ट्रांसपोर्ट प्लेन जो हैं रशिया के, वो आए थे ईरान और माना जाता है कि वहाँ कुछ वो मटीरियल आया है। हुँ?
ज़ाहिर है कन्फर्मेशन कुछ नहीं है, लेकिन मटीरियल जो मिलिट्री एनालिस्ट होते हैं वो बेसिकली अंदाज़ा लगाते हैं किस तरह के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, इनमें क्या कुछ आ सकता है। तो IL-76 जैसे ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स आई थी और रिपोर्ट्स इस बात का इशारा करती हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो मॉड्यूल्स हैं या स्पेयर पार्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आई हैं। कुछ एडवांस कंपोनेंट्स भी ट्रांसफ़र हुए हैं, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन हार्ड प्रूफ जो पब्लिक डोमेन में मौजूद हो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि कोई गेम चेंजिंग कोई नया सिस्टम वहाँ डिप्लॉय हो गया हो, कोई नया S-400 सिस्टम कोई आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? मतलब ये हुआ इसका कि जो डिफेंस है वो पहले के मुकाबले में इम्प्रूव हुआ है, जो डैमेज हो गया है वो रिपेयर किया गया है, रिपेयर हुआ है। लेकिन इन सब के बाद में भी एक बात जो बार-बार कहने का दिल करता है वो ये कि भई कहाँ हाई एंड अमेरिकन या इज़राइली स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, क्रूज़ मिसाइल्स हैं, यू नो तरह-तरह के उनके एलो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लॉन्ग रेंज ग्लाइड म्यूनिशंस हैं। इन सबको पूरी तरह से ब्लंट करने की कैपेसिटी दरअसल ईरान के पास होना बहुत डाउटफुल है। ओके, तो फिर क्या देखेंगे? आप देखेंगे जो चाइनीज़ और रशियन जो एयरक्राफ्ट आए थे तेहरान में, उनका मतलब क्या था? तो वो ये भी हो सकता है कि भई कुछ बार्टर में चीज़ें गई हों। देखिए, मानेंगे ना आप, इनके पास डॉलर्स तो है नहीं, तो ये बहुत पॉसिबल है कि कुछ सामान जो उन्होंने दिया है, उनसे कुछ सामान बदले में लेने आए हों। यूक्रेन वॉर के लिए ड्रोन लेने आए हों या यूक्रेन वॉर के लिए कुछ रॉकेट्स लेने आए हों। इस तरह की चीज़ें सारी पॉसिबल है। इस तरह के जो पैटर्न्स हैं वो भी पहले देखे गए हैं। लेकिन स्पेकुलेशन यही रहता है कि भई जो वेपन्स हैं या कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी आ रही है या बार्टर में कोई ड्रोन या मिसाइल्स आया जा रहे हैं, ये कुछ नहीं पता लगता। ख़ैर, तो ये अपने आप में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर हम ये कहें कि नहीं ये ऐसा है तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। दरअसल पॉलिटिकल स्टडी के लिए अगर आप देखिएगा तो इम्पोर्टेंट इसमें मैसेज ये होता है कि मॉस्को और चाइना दोनों ही ईरान को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इसमें फिर प्रैक्टिकैलिटी आती है और प्रैक्टिकैलिटी क्या करती है? मिलिट्री टर्म्स में वो इमीडिएट अमेरिका या इज़राइल की स्ट्राइक्स को रोकने की हालत में नहीं है, दोनों के दोनों, यानी रशिया और चाइना। तो बस है क्या? ईरान की जो सस्टेन करने की कैपेसिटी है, उसको ही ये थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। ये एक अलग बात है। अ, फिर इसके बाद आप ये देखिए कि और वैसे भी एक बात और जान लीजिए कि जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स वगैरह का जो किस्सा है, इसमें क्या आया, क्या नहीं आया, ये कोई पब्लिक डोमेन की चीज़ें तो है नहीं। तो इसलिए खाली बात यही होती है कि एक एक तरह की ओवर एक्सप्लेनिंग अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलना शुरू करेंगे इस पर, कोई बात बनती नहीं है। एनीवे अ, ठीक है, तो आगे देखिए, तो ईरान के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है या मिसाइल्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, इस तरह की सप्लाई आने की बात की जा रही है उनके। और फिर रिवर्स में जो ईरानी ड्रोन है या ईरानी मिसाइल्स हैं, उनको उनका एक क्वालिटी आउटफ्लो माना जा सकता है कि वहाँ से हुआ है। अब वहाँ से जो क्वालिटी आउटफ्लो हुआ है मिसाइल्स का, मित्रों वो गया कहाँ है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। मेरा मतलब ये बहुत पॉसिबल है कि वहाँ से निकल कर वो चाइना गया हो, रशिया गया हो और वहाँ से फिर कहीं कुछ अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो या रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, ये कोई नहीं कह सकता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपसे, अभी बताता हूँ। आगे चल के हम इसपे और बात करेंगे कि दरअसल ये मिसाइल्स कहाँ-कहाँ हो सकती हैं। तो ये एक बात बनी, आइए। सो ओके। और ये मेरा इस बारे में ये बात मेरी बड़ी बिल्कुल मानना है, बड़ा कन्फर्म मानना है कि जो आज का बैलेंस ऑफ पावर है, उसमें रशिया हो या चाइना हो, ये ईरान को कोई असली स्ट्रैटेजिक डेप्थ दे सकते हों, ऐसी हालत इनकी है नहीं। हुँ? तो है क्या फिर? एक लिमिटेड लेवल का पॉलिटिकल कवर दे सकते हैं या कि कुछ डिफेंस लॉजिस्टिक्स की सपोर्ट दे देंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। प्रैक्टिकली ईरान बड़ी हद तक अकेला ही रहेगा, खास तौर पर अगर फुल स्केल अमेरिका इजरायली जंग इनके ऊपर आ गई, जो कि आ रही है, मान लीजिए आ रही है। ओके, रशिया और चाइना इनसे दूर क्यों नहीं जाएंगे, ये भी समझ लीजिए। ईरान से दूर क्यों नहीं जाएंगे? दोनों के अपने कोर इंटरेस्ट हैं। वो कैसे? वो ये कि जो ऑयल रूट्स हैं वो खुले रहें, जो प्राइसेस हैं तेल के मैनेजेबल रहें और फिर पश्चिम का ध्यान पूरी तरह से किसी और थिएटर से भटक के ऐसा ना हो कि यहीं सारा फोकस हो जाए, ये भी वो नहीं चाहते हैं। थर्डली, जो डायरेक्ट मिलिट्री बैकिंग है, उससे फिर सैंक्शंस का खतरा बन जाता है, सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा बन जाता है। खुद के अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं इस खत्ते में, वो खतरे में आ जाते हैं।
तो इसलिए ये दोनों के दोनों अकेला नहीं छोड़ेंगे ईरान को, लेकिन फुल फ्लेजेड बीच में कूदेंगे भी नहीं। चाइना और रशिया में मतलब है। फिर आप देखिए जो करंट सिग्नलिंग है, वो ज़्यादा कैलिब्रेटेड सपोर्ट जैसी है, कैलिब्रेटेड सपोर्ट जैसी। यानी कुछ कुछ यूएन के अंदर रिटॉरिक हो जाएगा, कुछ आर्म्स और टेक्नोलॉजी चलती रहेगी, सप्लाई चलती रहेगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग चलती रहेगी, इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन ओपनली ईरान के साथ में आकर उसके लिए लड़ना, जंग करना या उसके लिए अपना बेस खोल देना या अपना फ्रंट खोल देना, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगी। ओके? आगे चलें। और फिर देखिए कि जो डिफेंस की इनकी वल्नरेबिलिटी है ईरान की, उसका क्या हाल है? देखो, जो मैंने बताया आपको, जो हाई एंड इनकी अमेरिका की और इज़राइल की जो स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जिसमें क्रूज़ मिसाइल्स आती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं, एलो प्लेटफ़ॉर्म्स आते हैं, इनके सामने ईरान का जो एयर डिफेंस है, वो बहुत एक्सपोज़्ड है। 2024 की जो जंग हुई थी, उसमें ईरान के साथ जो ईरान और इज़राइल का जो एक्सचेंज हुआ था, उसमें आप देखिए, और फिर 2025 में भी आपने देखा, जून में जो हुआ था, कि कितनी एक लेयर्ड नेटो वाली जो ग्रेड शील्ड है, वो उस तरह का शील्ड इनके पास नहीं है कि जिसको नेटो ग्रेड माना जाए, है ना? और फिर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, इनके रडार्स के या मिसाइल्स के जो स्टोरेज सिस्टम्स हैं, स्टोरेज की जगह हैं, वो आईआरजीसी का जो बेसिस हैं, उनको भी मारा जा सकता है। और ये सब का सब रिपीटेड वेव्स जब इनके ऊपर आएँगी, लड़ाई की, जहाज़ों की, लड़ाकू जहाज़ों की, तो ये सब डिग्रेड किए जा सकते हैं। और जो इकोनॉमी है ईरान की, वो माशाअल्लाह पहले ही जो है ऑलरेडी प्रोटेस्ट उसमें हो रहे हैं, सैंक्शंस हो रहे हैं, सबका प्रेशर वहाँ पड़ा हुआ है, इकोनॉमी में भट्टा बैठा हुआ है। अब जो एक ऑफेंसिव रीच है, उसकी बात कर लेते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। उससे बहुत लोग डर भी रहे हैं बाय द वे। वो क्या है? ईरान के पास इस पूरे इलाके में दोस्तों बहुत बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स का खजाना है, आर्सेनल है। लगभग 2000 किलोमीटर तक उनकी रेंज है इनकी मिसाइल्स की, पूरे पूरे सिस्टम की। और वो उसमें पूरा इज़राइल, पूरा गल्फ सब कवर हो जाता है। 2024 में इज़राइल पर जो कोऑर्डिनेटेड मिसाइल और ड्रोन का पूरा एक सॉल्वर चला था, तो उसने ये दिखा दिया कि भई अगर वॉल्यूम, वैरायटी, यानी कि बैलिस्टिक या क्रूज़ या ड्रोन, इन सबको मिक्स एंड मैच किया जाए और उसके बाद हमला किया जाए एक साथ, तो क्या होता है कि जो मल्टी एक्सिस लॉन्चर्स से जो इनको जो अटैक किया गया, वहाँ से क्या हुआ कि डिफेंस का जो सिस्टम था इज़राइल का, वो पूरा का पूरा सैचुरेट हो गया। नतीजा क्या हुआ कि बड़े हाई लेवल पे उन्होंने इंटरसेप्शन किए, लेकिन उसके बावजूद कुछ मिसाइलें निकल गईं, और जो निकल गईं, उन्होंने कहर ढाया। तो अब ये होता है ना कि मान लीजिए आपके सिस्टम की कैपेसिटी 70 या 80 की है या 50 की है, 50 आइटम्स को एक साथ वो डिफेंस कर सकता है, रोक सकता है, और आपने इससे ज़्यादा मटेरियल छोड़ दिया, तो जो एक्सेस वाले बचे, मान लीजिए फुल कैपेसिटी पर सक्सेसफुली भी काम कर जाए आपका सिस्टम, तो जो बाकी के हैं उनका क्या? तो ये एक चीज़ है। अम, अच्छा, मतलब फिर क्या है कि जो एग्ज़ैक्टली सिटिंग डक तो नहीं है ईरान, लेकिन जो इनकी वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ी हुई है, और फिर एक किस्म से हेवीली, आप कह लीजिए हेवीली आर्म्ड हेज़डॉग है, एक तरह का हेज़हॉग है। तो खुद भी, यानी ईरान खुद भी घायल तो होगा, लेकिन ये बार-बार कटखना हो सकता है, काटता रहेगा, ये एक सिलसिला है इसका। तो अगर मान लीजिए कि ईरान बार-बार इज़राइल के ऊपर मिसाइल मारता रहा, तमाम हमलों के बावजूद, आप कितना ही उसको मार लीजिए, बीच-बीच में उसकी मिसाइलें इज़राइल के ऊपर गिरती रहीं, तो क्या होगा? तो कुछ इसके डायनामिक्स जो हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं। यानी कि स्टॉक पाइल्स वर्सेस लॉन्चर्स का कंस्ट्रेंट है ईरान के ऊपर। मैं इसका इसका जो दूसरा काउंटर आर्गुमेंट है, उसपे भी आता हूँ। लेकिन पहले एक बात ले लीजिए कि जो ओपन एस्टिमेट्स हैं, उनके मुताबिक ईरान के पास में मिसाइलें तो बहुत हैं, बहुत सारी मिसाइलें हैं इनके पास। लेकिन जो लॉन्चर्स हैं, वो लिमिटेड हैं। और ये जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, वो रिपीटेड जो सॉल्वोज आते हैं इज़राइल के, अमेरिका के, उनमें ये लॉन्चर्स को हिट करते रहते हैं। जब लॉन्चर्स को हिट करते हैं, तो नंबर लिमिटेड और ज़्यादा हो जाता है। तो इनकी जो फायरिंग की कैपेसिटी है, बिना लॉन्चर्स के आप मिसाइल के क्या करेंगे? तो जो फायरिंग की कैपेसिटी है, वो लगातार गिरती जाएगी, ऐसा लगता है। फिर लीजिए इज़राइल और अमेरिका का जो डॉक्ट्राइन है, वो क्या है? इज़राइल पहले तो डिफेंसिव रिस्पॉन्स की पोस्चर्स की बात किया करता था, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि अटैक जब तक मैनेजेबल हैं, फोकस जो है वो डिफेंस रिटेलिएशन पे रहेगा, लगातार रिटेलिएशन पे रहेगा। लेकिन सस्टेन्ड हाई वैल्यू बराज जो है,
या रिजीम लेवल टारगेट्स की तरफ को पुश कर सकता है कि भाई आप तब तक अटैक करते रहो जब तक कि रिजीम चेंज की बात नहीं आ जाती है, या यू नो उस लेवल पे कि कुछ उनका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल आया इजराइल के लिए। इस हर एक नए सॉल्वर के साथ में होगा क्या, हिजबुल्लाह, अब जरा गौर से सुनिए, ये वाला एंगल जो है इस पे ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं कि हर बार होगा क्या, हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशिया, सीरियन थिएटर, गल्फ शिपिंग लेन्स, इन सब में भी एक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे जैसे अटैक बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ भी रिटेलिएशन आएगा, एक्टिविटी बढ़ेगी। और अमेरिका के लिए ये एक जस्टिफिकेशन बन सकता है ऐसे सीन में कि ईरान लिंक्ड जो थ्रेट्स हैं उनको फिर और जो कॉमर्स को डिस्टर्ब करती हैं वो चीजें, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर डीपर जरूरी है, डीपर स्ट्राइक जरूरी है, तो फिर वो और ज्यादा हमले बढ़ा दें। ये एक रीजनल एस्केलेशन की तरफ को जा सकता है। अच्छा, फिर इसका जो आउटकम है वो रफली क्या दिखेगा, कैसा होगा वो आउटकम, वो होगा कुछ लो रेट हैरेसमेंट फायर जैसा। यानी इजराइल और अमेरिका इसको मौजूदा जो शैडो वॉर चल रहा है इसके एक्सटेंशन की तरह से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, यानी इंटरसेप्ट करेंगे, कुछ रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेंगे, लेकिन रिजीम गिरने न देंगे। ऐसा लगता है अमेरिका के एटीट्यूड से। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इजराइल ऐसा नहीं चाहता है, इजराइल जरूर चाहता है। अमेरिका वहां पे कुछ आखिरी लास्ट मिनट पे इनको अड़ंगी मार रहा है, या ऐसा लगता है ना। ओके, जो लॉन्चर्स हैं या कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं, आईआरजीसी के बेसिस हैं, या मिसाइल फैक्ट्रीज हैं, ड्रोन प्लांट्स हैं, इन पे सिस्टमैटिक कैंपेन चलाया जाएगा, अटैक किया जाएगा इनके ऊपर। फिर क्या है, कोस्टल या एंटी एसेट्स हैं, मे बी कुछ न्यूक्लियर लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं कोई बच गया हो, या उनको जहां पे शक हो वहां पे भी हमला किया जा सकता है, वो भी इसकी अटैक की रेंज में आ सकते हैं। और ऐसी हालत में दोस्तों ईरान की जो रिटेलिएशन की कैपेसिटी है वो हर एक हमले के बाद में कम होती जाएगी। और जो मैंने शुरू में कहा कि एंड गेम में बहुत पॉसिबल है कि वो सिटिंग डक की तरह से बन जाए, पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा हो। मगर जो ईरान ने एक नई डॉक्ट्राइन निकाली है, वो जो ट्विस्ट है वो है एंटिसिपेटरी डिफेंस का। एंटिसिपेटरी डिफेंस क्या चीज है? तेहरान की जो नई डिफेंस काउंसिल है वो ये कहती है कि भाई अगर हमें लगा कि हमें कुछ सीरियस थ्रेट इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर ये हमला आने वाला है या हो सकता है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दें, इससे पहले कि हम पर कोई हमला कर दे हम ही उस पर हमला कर दें। इस माइंडसेट में क्या है कि जो बार बार मिसाइल लॉन्चेस सिर्फ बदले के लिए नहीं चलाए जाएंगे, लेकिन बल्कि अगर हमें लगता है कि आप हमला करने वाले हैं, ईरान कहता है अगर आप हमला करने वाले हैं तो हम पहले वॉल्यूम से डिटरेंस दिखाएंगे। यानी कि हो सकता है कि हम बाद में चाहे 4 मिसाइल मारते हैं एक बार में, इस बार हम एक साथ 10 मार देंगे ताकि कलेश ही खत्म हो। और ये वाला लॉजिक चल भी सकता है। तो फिर रिस्क ये है कि दूसरी साइड जो है वो इसको कहीं उस बात का कारण ना बना ले कि भाई इससे पहले कि ये हम पर इतना बड़ा हमला करें, विल गो फुल स्केल। तो मित्रों अब ये वो बातें हैं जहां पर हम डिबेट कर सकते हैं। और यहां पर मैं एंगल भी आपको बढ़ाने जा रहा हूं कि अब जरा सोचो मित्रों, ये क्या जरूरी है कि अगर ईरान के पास इतना बड़ा जखीरा है मिसाइल्स का। अच्छा, ये बात तो जून में जब ये हमला हुआ था पिछले साल, तो तब भी क्लियर थी कि भाई जब तक ईरान में रिजीम नहीं चेंज होती तो इजराइल वाले इसके पीछे आएंगे, उनके पीछे पीछे अमेरिका भी आएगा, ये भी तय था। तो फिर कोई ये बताओ मुझे दोस्तों, ये तो नहीं है कि ईरान को इसका अंदाजा नहीं, और अगर अंदाजा है तो इसकी तैयारी भी उसने की होगी कि भाई अगली बार अगर हमारी लड़ाई ऐसी होती है तो हम क्या करेंगे। तो बहुत पॉसिबल ये है कि अगर उसके पास हजारों की संख्या में ये मिसाइलें पड़ी हैं, अब तक उसने चीन या रूस के जरिए या इवन डायरेक्टली स्मगल आउट कर दी हो। अगर वो स्मगल आउट हो गई हैं, जरा सोचिए, अगर वो स्मगल आउट हो गई हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, पता नहीं क्या क्या उनमें, अब वो सोचिए किसी हिजबुल्लाह के हाथ में लग गई हों, रेड सी में जो लोग एक्टिव हैं, हूतीज हैं, उनके हाथ में लग गई हों। अब आप मुझे जरा बताइए वहां से, यानी कि अगर यहां से कोई एक हमला होता है मिसाइल का और इजराइल यहां पलट के आता है, अमेरिका यहां पलट के आता है ईरान पे, तो वहां आप क्या करोगे? और वहां से जो आने वाली मिसाइल है उसके डिफेंस का क्या होगा? और जो नंबर ऐसे में आएगा वो जाहिर है ओवरवेलमिंग हो सकता है, और फिर ये खतरा बहुत बढ़ सकता है कि इजराइल क्या करेगा। देखिए एक बात समझिए,
ईरान अगर क्षेत्रफल के लिहाज से आप देखिए, क्षेत्रफल के लिहाज से ईरान बहुत बड़ा इलाका है, कंपेयर टू इज़राइल कई गुना, राइट? मगर इज़राइल की हालत नहीं है, तो दैट मीन्स ये कि अगर एक छोटे से संकुचित इलाके में एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपके जो अगर आपका इलाका छोटा है, तो जो आपके डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं, वो थोड़े लगेंगे और पूरा एरिया कवर हो जाएगा, राइट? मगर उनकी अपनी कैपेसिटी भी तो है। तो अगर नंबर ओवरवेलमिंग आता है, जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं, अगर उनका नंबर इतना ज़्यादा आता है, तो ये जो सिस्टम डिफेंस के लिए है, हालाँकि वो फुली काम कर रहा है, कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहा है, लेकिन वो कैपेसिटी से ज़्यादा अगर मिसाइल्स आ गई, तो क्या होगा? तो बहुत पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ऐसे में कुछ चीज़ें अंदर आ गई तो चूंकि आप हैं ही छोटे से, तो इवन एक एक मिसाइल जो आएगी वो अच्छा खासा नुकसान कर सकती है। और ऐसे में अगर ये चीज कामयाब रहे तो भाई देखिए ना, आप ईरान को मार रहे हैं, ईरान पिट रहा है, तो भाई वो तो पिट ही रहा है, जो पिट रहा है वो पिट रहा है, मगर बदले में जो उसका स्ट्राइक आ रहा है, अगर वो आपको कहीं तगड़े से ठोक देता है लेके, तो भाई फिर मजा तो कुछ और बदल जाएगा ना, फिर बात कहीं और निकल जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं इस बारे में ज़रा आपको डिटेल बताना चाह रहा था कि हिज़्बुल्लाह के पास जो है, अब ज़रा सुनिए, हिज़्बुल्लाह के पास में अपना खुद का एस्टिमेटेड है लगभग 100,000 मिसाइल्स, यानी 100,000 प्लस रॉकेट्स एंड मिसाइल्स का स्टॉक है हिज़्बुल्लाह के साथ। 100,000 लगभग 1 लाख से ज़्यादा वाओ! कंज़र्वेटिव एस्टिमेट जो है वो भी 70,000 से लेके 1.5 लाख का रेंज आती है। यानी कंज़र्वेटिव जो रुक-रुक के भी आप अगर अंदाज़ा लगाइए बड़ा सोच समझ के, तो भी 70,000 से 1.5 लाख के बीच की रेंज आती है, जिसमें रॉकेट्स एंड मिसाइल्स ऑलरेडी हिज़्बुल्लाह के पास मौजूद हैं। इनमें से कुछ जो है, कुछ 100 तक ऐसी हैं जो प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन जिनको कहते हैं। तो इनमें जो बड़ी संख्या है, इनमें से जो बड़ी संख्या है दोस्तों, वो ईरान, सीरिया, लेबनान जो का जो स्मगलिंग का नेटवर्क है सारे का सारा, ईरान, ईरान से सीरिया, सीरिया से लेबनान, लेबनान ये वाला जो नेटवर्क है, ये सारे के सारे ज़रिए से वहाँ सप्लाई हुई है। वेपन्स जो हैं, वो तेहरान से सीधे नहीं आते, बल्कि पहले वहाँ से सीरिया, दमस्क आते हैं, दमस्कस से फिर वो ट्रक्स के ज़रिए लेबनान पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से हिज़्बुल्लाह तक ये माल पहुँचता है और फिर पूरे देश में डिस्पर्स होते रहते हैं वो हिजबुल्लाह को। फिर आप देखिए क्या होता है कि इजराइल और यूनाइटेड नेशंस इनकी रिपोर्ट्स बड़ी साफ कह रही हैं कि ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए रेडीमेड मिसाइल्स और प्रिसीजन प्रोजेक्ट्स जैसी किट्स भेजी हैं। यानी कि लेबनान के भीतर भी पुरानी अनगाइडेड रॉकेट्स की जो पीजीएम्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए रॉकेट्स को वहां दिया गया है। तो ये वो जो मैं हाइपोथेसिस आपको दे रहा था कि इस हाइपोथेसिस के चलते जो जो मल्टी साइड्स अटैक है इजराइल के ऊपर, वो पॉसिबल हो सकता है। यानी कि ये बहुत पॉसिबल है कि ईरान अपने ऊपर जो हमला हो रहा है उसको झेलता रहे, लेकिन साइड बाय साइड हिजबुल्लाह के जरिए वो जो फायरिंग है इजराइल के ऊपर वो बढ़ा पाए। आप आई आई होप इसमें कोई क्लैरिटी है, आपको कोई कोई दिक्कत ना हो, वरना जब कमेंट्स आपको मैं लेता हूँ तो हम बात कर लेंगे उस पे। ईरान पर अगर डायरेक्ट स्ट्राइक होती है दोस्तों, तो क्या होगा? तेहरान फिर भी अपने अंदर में एक लॉन्च का रेट खो सकता है, यानी कि जो अपने लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स, हो सकता है कि उनको हिट किया जाए और ईरान इस हालत में ना रहे कि आपके ऊपर इज़राइल के ऊपर या अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर मिसाइल लॉन्च कर पाए, क्योंकि लॉन्चर्स टूट जाए, खत्म हो जाए। लेकिन जो हिजबुल्लाह का है या फिर इराकी मिलिशिया है, इराकी मिलिशिया हुआ, सीरिया में जो यूनिट्स लगी हुई हैं, वो पैरेलल लाइन फिर मेंटेन कर सकती हैं फायरिंग की वहां से। तो इसराइल के लिए इसका मतलब क्या होगा? इसका इसराइल के लिए इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि आपको मल्टी फ्रंट सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। इसराइल को मल्टी फ्रंट सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। गजा के बाद में पहले ही आप देखेंगे कि जो नॉर्दर्न फ्रंट है, जो हिजबुल्लाह वाला फ्रंट है, उसको अब तक की बिगेस्ट कन्वेंशनल थ्रेट माना जा रहा है इसराइल के लिए। अब चलिए आपको मैं ले चलता हूं हिजबुल्लाह की कैपेसिटी के ऊपर। हिजबुल्लाह की कैपेसिटी क्या है? तो जरा देखिए, हिजबुल्लाह की जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है वो रफली 100,000 से 150,000, यानी कि 1 लाख से 1.5 लाख तक के रॉकेट एंड मिसाइल्स का उसके ऊपर ओवरऑल एस्टिमेटेड क्वांटिटी उसके पास है। जो शॉर्ट रेंज बल्क काट्यूशा है या फजीर या बुरकान, इस किस्म की मिसाइल्स हैं। जो मिड रेंज बेसिकली फतह 10 या M600,
इस तरह की जो मिसाइल्स हैं उनके पास, और फिर जो डिफेंस जो एक लिमिटेड नंबर है उनके पास, और किसका, फिर प्रिसीजन मिसाइल्स का, जो कि स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को यानी एयर बेसिस को, पोर्ट्स को या पावर प्लांट्स को इनको हिट कर सकती हैं, वो सब मौजूद है इनके पास। 2025 में जो इजरायली असेसमेंट था वो ये था कि जो क्वालिटी प्रिसीजन मिसाइल्स हैं वो अभी भी सेवरल डजन से लेकर लगभग 100 के आसपास इजराइल इसके ईरान के पास हैं, लेकिन इसकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी मिसाइल्स बनाने की जो कैपेसिटी है ईरान के पास में वो अच्छी खासी है। इसी को इजराइल बेसिकली एक लीडिंग कन्वेंशनल थ्रेट कहता रहता है। अब इजराइल का डायलेमा क्या है इस सारे खेल में, कि अगर तेहरान हिट हो रहा है तो हिजबुल्लाह हाई रेट फायर जारी रखता है। तो फिर इजराइल को चुनाव करना पड़ेगा। क्या चुनाव करना पड़ेगा? कि सिर्फ जो लेबनीज थिएटर है वहां पे मैसिव ऑपरेशन किए जाए, जैसे 2025 में भी उन्होंने किए थे हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, या फिर स्मगलिंग रूट्स जो है यानी डिपोज हुए, प्रोडक्शन साइट्स हुए, वहां पर इंटेंसिव स्ट्राइक किए जाएं। और इसके अलावा या फिर इसको यूं देखा जाए, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा क्या तरीका होगा कि इसको फिर एक ओपनली ईरान डायरेक्टेड एग्रेशन मानकर सीरिया, इराक, ईरान, यहां सब पर डीप स्ट्राइक्स एस्केलेट कर दी जाए। तो इसराइल की जो 2026 की सिक्योरिटी कंसेंसस डिबेट में है वो ये पॉइंट उठ रहा है कि हिजबुल्लाह का जो बचा हुआ आर्सेनल है अब तक का, जिसमें से कुछ एस्टिमेट्स हैं कि 10,000 तक करीब शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं उनके पास, और लगभग 1,000 के आसपास मिड रेंज मिसाइल्स हैं, और कुछ दर्जन पीजीएम है उनके पास, यानी सेकंड फ्रंट के तौर पर किसी हद तक इसको टॉलरेट किया जा सकता है। लेकिन फिर क्या हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी पार्शियल और लिमिटेड सेंस में आप कह सकते हैं बिल्कुल बन सकता है। हाँ, जो रशिया चाइना डेप्थ जो है वो वाली डेप्थ नहीं दे सकते वो। तो फिर क्या होगा कि इसके कंट्रास्ट बैकग्राउंड में क्या होगा कि हिजबुल्लाह की जो ज्योग्राफी है वो ईरान को ये एडवांटेज देती है कि कुछ मिसाइलें इजरायली जो होमलैंड है उसके काफी करीब से लॉन्च हो सकते हैं, यानी नॉट एग्जैक्टली इन ईरान, सॉरी नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम ईरान, बल्कि इसराइल के आसपास के इलाके से उनको लॉन्च कर दिया जाए, नॉट एग्जैक्टली इन फ्रॉम इसराइल, इसराइल के अगल बगल से लॉन्च कर दिया जाए। और तो उससे क्या होगा, उससे जो फ्लाइट टाइम होगा उनका वो बहुत कम होगा। अब जब फ्लाइट टाइम कम होगा तो जाहिर है उसके इंटरसेप्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, इंटरसेप्शन बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो पॉलिटिकल सिग्नलिंग होती है उससे वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत तगड़ी होती है। लेकिन अगर लेबनान में फुल स्केल जो इजरायली ग्राउंड अटैक है, एयर कैंपेन है, उसकी कीमत फिर हिजबुल्लाह, लेबनीज स्टेट और सिविलियन को चुकानी पड़ेगी। यानी जो लेबनीज स्टेट एज सच है और जो वहाँ के सिविलियंस हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनको भी इसराइल की मार का सामना करना पड़ता है, और तेहरान को फिर इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, पॉलिटिकल लीवरेज मिलता है कि भाई खुद के ऊपर कोई डायरेक्ट प्रेशर जो है वो कम, ऐसा नहीं है कम होता है। इसराइल ने क्या किया है? इसराइल ने 2024-25 में जो स्मगलिंग रूट्स हैं या कि जो उनकी यूनिट्स 4400 की जो लॉजिस्टिक्स हैं या जो प्रिसीजन साइट्स हैं उन पर काफ़ी सिस्टमैटिक अटैक किए हैं। यानी हिजबुल्लाह भी अब जो है उसका जो बफर वो है वो इनफाइनाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हिजबुल्लाह का जो लेबनान बेस्ड जो सारे का सारा बफर ज़ोन है वो ऐसा नहीं कि वैसे का वैसा बना हुआ है, वो कम हुआ है। उसका जो उसका अपना जो वॉर सस्टेनिंग कैपेसिटी है हिजबुल्लाह की, वो भी बहुत कम हुई है। तो फिर पिक्चर क्या बनती है? पिक्चर कुछ यूँ बनती है दोस्त कि ईरान का जो मेनलैंड है, वो हेवीली एक्सपोज़्ड है। वहाँ पता है कि भई उनके पास बहुत कुछ नहीं है। हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर या लिमिटेड एयर डिफेंसेस, रिपीटेड अमेरिकी इज़राइली जो वेव्स हैं, उससे वहाँ बहुत गहरा डैमेज पहुँच सकता है। मगर हिजबुल्लाह वो रीजनल प्रॉक्सीज़ में आता है। वो क्या है, ईरान के जो मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी वहाँ ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं ईरान से, वो इनके पास मौजूद हैं। ईरान के लिए ये टुवर्ड्स लॉन्च पैड्स हैं। एक तरह से ये मोबाइल लॉन्च पैड, फॉरवर्ड किस्म के, आप यूँ मान लिया आपकी सीमा से बाहर दूर रखे हुए एक किस्म के लॉन्च पैड हैं, जो आपकी चूँकि टेरिटरी में नहीं है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, करने वाले वहाँ हैं। ओके? तो अब आप देखिए, ये ईरान के लिए एक तरह से फ्रंटल लॉन्च पैड है, और खुद भी डिकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो चला है इनका, दसियों साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो नई इजरायली डॉक्ट्राइन है उसकी वजह से जो इंटेंस वनरेबिलिटी में
ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसका सीधा जो जवाब हमें सूझ सकता है वो क्या होगा कि अगर मिसाइल्स ऑलरेडी बाहर है, ईरान से बाहर जा चुकी हैं, तो फिर तेहरान पर हमला होने के बाद भी इज़राइल पर अटैक रुकेंगे नहीं। यानी बाहर से अटैक, बाहर वाले जो हैं वो अटैक करते रहेंगे इज़राइल के ऊपर और इज़राइल अटैक करता रहेगा ईरान के ऊपर। बस थिएटर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि लेबनान या सीरिया में जो हमले हुआ करते थे, उसके मुकाबले या इवन इराक में हुआ करते थे, उसके मुकाबले में ये यहाँ पर ईरान पर करने लगेंगे। और लॉन्ग रन में हर एक चोट जो हिज़्बुल्लाह की लगेगी, वो हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगेगी। उन उससे जो ये ग्राइंडिंग कैंपेन है, वो और ज़्यादा एक्सपोज़ करेगा इन चीज़ों को। और फिर क्या होगा, यहाँ पर कुछ जो एंड स्टेट है या कुछ जो सिटिंग डक जैसा कुछ सिचुएशन है, वो बन सकती है हिज़्बुल्लाह के लिए कि जहाँ पर फिर लगातार मार पड़ती रहे, तो फिर ये होगा कि भाई सब कुछ एक्सपोज्ड है तो कहीं भी ठोको फिर। बस ये है कि ईरान के मुकाबले में ज्योग्राफी थोड़ी सी अलग है। ओके, आगे देखिए मित्रों, तो फिर मैं आपको ले चलूं कि अगर हम इस तरह की बात करें तो हम्म ये, बिल्कुल, कि जो सस्टेन्ड मल्टी फ्रंट जो जो बराज होगा अटैक का ईरान के ऊपर, उसके सामने इज़राइल का अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी सीमित ही बन जाता है। और अमेरिका और पश्चिम यानी कि यूरोप की बात कर लें, यूरोप की जो प्रोडक्शन बॉटलनेक्स हैं, वो भी वल्नरेबिलिटी की ओर ले जाते हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी जब अटैक हुए थे, तो एक स्टेज पर ये बात कही गई थी, किसी ने औपचारिक रूप से मानी नहीं, कि हमारे यहाँ से शायद बराक जो इज़राइल की सहयोग से बनती है, वो मिसाइल भी आखिर के दिनों में गई थी, क्योंकि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जो मिसाइल चाहिए वो बची ही नहीं थी, वो सारी खत्म हो गई थी। इतनी ज़्यादा इंटेंस हमला चला था वो। यानी कि दोस्तों फिर इसमें क्या होगा कि जो अमेरिका और यूरोप की जो प्रोडक्शन बॉटलनेक्स हैं, वो इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। यानी ईरान डूब भी गया, मान लो ईरान सिंक हो गया, ईरान को आपने कबाड़ा कर दिया लेके, तो भी एक छोटा, डेंस, हेवीली जो अनबैनिस्ड इज़राइल है, वो उसका जो दाम होगा वो भी बहुत तगड़ा पे करना पड़ेगा। यानी कि इज़राइल ऐसा नहीं है कि बिना किसी खरोच के निकल आएगा, खरोच छोड़िए, अच्छी खासी चोट पहुँच सकती है, इससे पहले कि इज़राइल खत्म हो या आप इज़राइल का बेड़ा गर्क कर दें मार-मार के। मगर उससे पहले वो आपको अच्छी खासी चोट दे चुका होगा, ऐसा नहीं कि आप यूँ ही बच जाएँगे। तो जो पिछला ईरान और इज़राइल का वॉर हुआ था और जो मिसाइल की शॉर्टेज की बहुत दिक्कत आई थी, जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया आपसे, उसकी बात जान लीजिए। जून में 2025 में ये हुआ है। जून 2025 में ईरान और इज़राइल का जो वॉर हुआ था, उसकी जो डिटेल स्टडीज़ बाहर आई हैं, उनमें 2 बातें बहुत साफ हैं। वो क्या हैं? वो है कि ईरान ने 300 से ले 500 की रेंज में बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स जो है वो चलाई थी। 300 से 500 की रेंज में। और ड्रोन्स का जो हेवी सॉल्वो चलाया था, एक साथ 70, 80, 90, 100, वो सब तो चला ही था। अच्छा, इसके बाद में इज़राइल और अमेरिकी जो थार्ड मिसाइल्स थी, एरो मिसाइल्स थी, या इवन जो डेविड स्लिंग सिस्टम जो है आयरन डोम के अलावा, अ, इन सब ने बहुत कुछ इंटरसेप्ट किया। बहुत सारी मिसाइल्स ईरान की रोकी उन्होंने। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब हाई वॉल्यूम हो तो और मल्टीपल डेज़ लगातार ये हमले चलते रहे कई-कई दिन तक, तो इंटरसेप्शन के जो स्टॉक्स हैं, उन पे भारी असर पड़ता है। एक-एक देखिए ना, अगर एक सस्ती किस्म का कोई रॉकेट आ रहा है और आपको उसके लिए एक महँगी मिसाइल चलानी पड़ रही है, तो वो आपकी इकोनॉमी को तो भट्टा बैठ रहा है ना लगातार। भई आप महँगी मिसाइलें चलाकर एक-एक छोटे-छोटे ड्रोन को रोक रहे हैं, हो गया बड़ा सत्यानाश। इससे बढ़िया क्या चाहिए? दुश्मन लगातार भेजता रहेगा सस्ते-सस्ते, आपको क्या कहें, $400-500 के जो ड्रोन भेज रहा है और आपने लाखों की मिसाइल लगा रहा है उसके ऊपर एक। डर ये है कि कहीं नीचे ना जाए, खुद को ही ना फाड़ ले और इसके अंदर कुछ ऐसा ना हो जो ज़्यादा ही खतरा पैदा कर दे। तो आगे देखें दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये सारा इन पे दबाव पड़ रहा था लगातार इन मिसाइल्स का। तो कुछ वेव्स जो हैं, उसमें बहुत सारी मिसाइल्स इसलिए निकल गई क्योंकि इंटरसेप्टर खत्म हो गए थे। यानी कि जो इज़राइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम में जो चलने वाली मिसाइल्स होती हैं, वो मिसाइल ही खत्म हो गई थी। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्रैक नहीं किया, उन्होंने ट्रैक किया, उन्होंने देखा आ रहा है, कर कुछ नहीं सकते थे। क्यों? हिट करने वाली मिसाइल ही नहीं है। ये दे वर रियली गोइंग शॉर्ट ऑन दैट। अब क्या हुआ है? अब ये है दोस्तों कि जो ये अमेरिका की जो मैंने बताया ना आपको, थर्ड बैटरीज़ जो थी, थर्ड मिसाइल्स की बैटरी जो थी, इनके करीब 100 इंटरसेप्टर्स थे इज़राइल के पास। अब प्रॉब्लम ये है कि आप 100 यानी 100 के ऊपर अगर उनका कुछ रॉकेट्स आ रहे हैं या मिसाइल्स आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? मारे गए ना वहाँ।
तो इनका बड़ा हिस्सा इस जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था 2025 वाला, उसमें ये कंज्यूम हो गई थी, सारी मिसाइल से खत्म हो गई थी। और फिर इनकी जो रिप्लेनिश होनी थी, जो रिप्लेसमेंट होनी थी, उसकी जो रफ्तार है वो बहुत कम थी। क्यों? यूक्रेन वॉर। तो बड़ा बड़ा सिलसिला था। यूक्रेन वाले केस से ही पता क्या लगता है? पता ये लगता है कि हाई एंड जो सैम्स होती हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, यानी पैट्रियट हुई, एस्टर हुई, थार्ड हुई, इनकी जो एनुअल प्रोडक्शन है वो कुछ 100 लेवल पे है, फ्यू हंड्रेड्स, पूरे साल में फ्यू हंड्रेड मिसाइल्स बना पाते हैं ये। और ये सस्टेन्ड सॉल्वो जब चला है ईरान का इनके ऊपर, तो महीनों में ही ये कुछ खाली हो गए सारे सारे। यानी कि जो बराक 8 की बात मैंने आपसे जिक्र की, जो भारत में बन रहा था, बराक एमएक्स, इन पर जो हमारे साथ को डेवलपमेंट है इसराइल की ना वो, तो इस पे ऑपरेशनल यूज तो इनका बढ़ा है, लेकिन ओपन सोर्स में ये ट्रेस कभी खुलकर सामने नहीं आया कि यार एक्यूट ने जो एक्यूट शॉर्टेज थी इसराइल को, तो क्या उसने भारत से मिसाइल्स ली? तो इनका ओपन इंटेलिजेंस में कभी इन चीजों का जिक्र नहीं आया। मगर ये माना जाता है कि ऐसा हुआ है। कुछ मीडिया स्पेकुलेशन भी रही हैं, कुछ कमेंट्री भी इस तरह की आई है, और मगर कोई डॉक्यूमेंट्री इस तरह की आई हो, डॉक्यूमेंट्स आए हो, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर हिजबुल्लाह, हाउदीज और इराकी जो मिलिशियाज हैं, ये सब एक साथ मिसाइल्स का वॉल्यूम बढ़ा दें ईरान पे, इसराइल के ऊपर जाने का, तो फिर सिनेरियो ये है कि भाई ठीक है, ईरान हिट हो रहा है, आप ईरान को मार रहे हैं, लेकिन जो उसकी मिसाइलें हैं वो तो बाहर पहुंची हुई है पहले ही हिजबुल्लाह के पास, या हिजबुल्लाह के आसपास के जो लोग हैं उनके पास। और तमाम प्रॉक्सीज जो हैं वो सीधे मल्टी फ्रंट से फायरिंग बढ़ा देते हैं। यानी कि मान लीजिए यमन से, सीरिया से, इधर रेड सी के तमाम इलाकों से, हर तरफ से फायरिंग आ रही है। तो भाई सिस्टम की भी तो एक मैनेबिलिटी है ना, सिस्टम भी एक सीमा तक ही ले सकता है उन चीजों को। तो इसराइल के पास है क्या? आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो और नेवल बराक, राइट? ये मौजूद है इनके पास। लेकिन जो इंटरसेप्टर्स हैं वो लिमिटेड है। यानी अमेरिका के पास भी पैट्रियट है, थार्ड है, इस तरह की इन्वेंट्रीज उनके पास है, पर कम है, स्ट्रेन है। यूक्रेन की लड़ाई, इंडो पैसिफिक और जो गल्फ की जो कमिटमेंट्स हैं, वहां हर जगह पर तैनात हैं, तो प्रोडक्शन लिमिटेड है। ऐसे में जो डायनेमिक्स रफली होंगे वो कैसे होंगे? इस तरह के होंगे। देखिए, इंटरसेप्टर इकोनॉमी वर्सेस रॉकेट इकोनॉमी। यानी हिजबुल्लाह और कंपनी के पास में सस्ते मास प्रोड्यूस रॉकेट्स हैं, कुछ महंगे प्रिसीजन मिसाइल्स भी हैं। लागत क्या है? हर एक राउंड पर लागत बहुत कम है, और संख्या इसलिए बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में बना रखे हैं उन्होंने। इसके अलावा जो अमेरिका और इसराइल का जो इंटरसेप्टर है वो हाई एंड है, महंगे हैं और स्लो टू रिप्लेनिश है। यानी कि एक बार दग गए तो फिर उनको नए लाने में टाइम लगता है, स्लो है, रिप्लेसमेंट स्लो है यूं कह लीजिए। और फिर हर एक इंटरसेप्शन पर 2 से 3 इंटरसेप्टर लगते हैं। आपको याद है ये चीज हमारे S-400 के साथ भी है कि मान लीजिए जो 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 एक टारगेट उसने फिक्स किया, पाकिस्तान का एक जहाज आ रहा है, पाकिस्तान का अगर एक जहाज आ रहा है और मान लीजिए कि एक हमारी जो S-400 है उसने उसको ट्रैक कर लिया, लॉक कर दिया। जब वो लॉक कर लेते हैं तो वो एक मिसाइल नहीं छोड़ते हैं, वो एक साथ 3 मिसाइलें छोड़ते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे जा रही थी। यानी कि अगर वो जहाज डॉज करने की कोशिश भी करे, दाएं बाएं इधर उधर हो, तो भी वो बच ना पाए, और एक मिसाइल से अगर छूटता है कोई किसी तरह से निशाना, तो वो दूसरी मिसाइल उसको पकड़ ले। तो आप ये देखिए कि ये जो 3 मिसाइलों वाला है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको ज्यादा मिसाइल हिट निकलती हैं, आपकी कंज्यूम होती हैं एक टारगेट को हिट करने के लिए। इसके नतीजे में क्या होता है, आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक चीज को मारने के लिए लगभग आप 3 गुना खर्चा कर रहे होते हैं, 3 मिसाइलें मार रहे होते हैं। तो इसके बदले में अगर आपको याद हो, हमारे यहाँ जब आकाश तीर की बात हुई थी, तो आकाश तीर का सिस्टम डिफरेंट है। वो जिस चीज को लॉक कर लेता है तो फिर वो उसको हिट ही करता है और आपको एक ही मिसाइल मारनी पड़ती है। तो इट इज सो प्रिसाइज, सो दैट वे जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में आकाश तीर को जो बेहतर समझा गया था, उसके पीछे रीजन यही था कि वो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, 1/3 पे चलता है, क्योंकि 3 मिसाइलें लगती हैं, यहाँ पे एक लग रही है, और वो एक लगाना उसके लिए काफी है, तो वो जिस पे लग गया सो लग गया। चलिए, तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि डिफरेंस क्यों होता है। तो ये ओवरऑल जो एयर डिफेंस है वो बड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि 3 मिसाइलों से आप एक बेसिकली
टारगेट को हिट कर रहे हैं। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो जैसा मैंने कहा कि जो इज़राइली और जो अमेरिकन इंटरसेप्टर्स हैं, वो हाई एंड हैं, महँगे हैं, स्लो टू रिप्लेनिश हैं और इसके अलावा हर एक इंटरसेप्शन पर 2 से 3 इंटरसेप्टर ठुक जाते हैं आपके। तो फिर जो एक्सचेंज रेट है, बहुत खराब हो जाता है। अगली बात ये है कि जो यूक्रेन के जो पैट्रियट वाला जो केस है, वो पहले ही दिखा चुका है कि अगर वॉल्यूम और टेम्पो हाई हो, यानी जो जो मिसाइलें इनकमिंग मिसाइल्स हैं, मान लीजिए ईरान की, तो अगर उनका वॉल्यूम और टेम्पो हाई रहे, तो फिर जो सबसे बेहतरीन से बेहतरीन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी इन्वेंट्री भी एग्जॉस्ट की थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाती है, खत्म होने की थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हर एक टारगेट पे 2-2, 3-3 मिसाइल ठोके जा रहा है। कितनी देर तक चलेगा? उसकी अपनी मिसाइलें जो है वो भी तो खत्म होंगी, और जब वो खत्म हुई, तो जो आने वाला बराज है, फिर उसको रोकने वाला कौन होगा? इज द क्वेश्चन। जब इंटरसेप्टर कम पड़ने लगे, तो इसराइल क्या करेगा? अब ये भी एक सवाल है ना, कि अगर इंटरसेप्टर कम पड़ने लग गए, तो इसराइल क्या करेगा? इसराइल के पास ऑब्वियसली 3 शिफ्ट होंगे फिर। क्या? एक, हाई वैल्यू फिल्टरिंग। हाई वैल्यू फिल्टरिंग क्या होती है? हर एक इनकमिंग जो इंटरसेप्ट है, उसको इंटरसेप्ट ना किया जाए, बल्कि उसको स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल टारगेट्स यानी एयरपोर्ट्स, एयर जो आपके हैं, एयर बेसिस हैं, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर कमांड नोड्स जो हैं, उनको बचाने की कोशिश की जाए। बाकी जो लो वैल्यू ओपन एरियाज के इम्पैक्ट हैं, उनको टॉलरेट करो, बर्दाश्त करो, ठीक है भैया, मैदान में आ रहा है, गिरने दो, नहीं रोकना इसको। या कि ये देखा जाए कि भाई किसी ऐसे इलाके में जहाँ छोटा-मोटा ह्यूमन लॉस हो गया और आपने उसको बर्दाश्त कर लिया। मगर जो क्रिटिकल एरियाज़ आपके हैं, जैसे मैंने बताया इंफ्रा के एरिया जो हैं, उनको बचाने की कोशिश की जाए। तो उससे क्या होगा कि आपको जिन मिसाइल्स को हिट करना है, वो नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि जो ओपन इलाकों में या किसी के मकान पे गिर रहे हैं, आप उनको हिट ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे भैया ये नुकसान तो होना ही है, बर्दाश्त करो। इस तरह से आप बेसिकली अपनी मिसाइल्स बचा रहे हैं, यूँ कहिए। हुँ? ये हुआ। फिर आप देखेंगे कि एयर एंड ग्राउंड ऑफेंसिव जो है, उसको फिज़िकली इस्तेमाल किया जाए टू कट फायर, यानी कि सिर्फ डिफेंस पर रिलाई ना किया जाए, बल्कि जो लॉन्च एरियाज़ हैं, लॉन्चिंग एरियाज़ हैं, डिपोज़ हैं, स्मगलिंग रूट्स हैं, लीडरशिप है, सी टू सी यानी कि कमांड कंट्रोल नोड्स हैं, उन पर मिसाइल, एयर से, आर्टिलरी से और पॉसिबली ग्राउंड कैंपेन से, यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड। उससे 2025 में लेबनान में जो थिएटर था वहाँ का वॉर थिएटर, वहाँ यही सब कुछ पैटर्न नज़र आया हमें। अच्छा, इन सब के बीच में अगर इज़राइल देखता है कि हिज़्बुल्लाह या दूसरे जो प्रॉक्सीज़ हैं, उनका जो वॉल्यूम है, उनकी जो डिफेंस कैपेसिटी के ऊपर जा रहा है, तो फिर पॉलिटिकली उनके लिए ईज़ी हो जाता है इज़राइल के लिए कि वो तेहरान को ओपनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी घोषित करें और कहें, "ना भैया, अब तो इस वाले को फ्लैट ही करो, देखी जाएगी जो होगा।" और ऐसे में वहाँ पर रिजीम चेंज, न्यूक्लियर लिंक्ड जो स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पर बहुत भारी बमबारी की जाए, स्ट्राइक की जाए और भले ही उसकी कॉस्ट कितनी ही आए। तो इस तरह के ऑप्शंस पे भी फिर ये लोग जा सकते हैं। देखिए, अमेरिका की या नेटो की इंडस्ट्री की लिमिट है, हुँ? उसकी भी बात करनी होगी। करंट रिपोर्टिंग में एक बात बड़ी साफ है, जो मैं आपको बता भी रहा हूँ। पैट्रियट हो या थार्ड मिसाइल्स हों या एस्टर हों, इस तरह के जो एडवांस इंटरसेप्टर्स हैं, इनके लिए ग्लोबल प्रोडक्शन जो है, वो अभी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए कोई और मुल्क बना देगा ऐसे बैठ के। वो कैपेसिटी और उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो बड़ी लिमिटेड हैं। यूक्रेन अकेले ही जो वेस्ट की लगभग इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रेच कर चुका है, यानी कि यूक्रेन की लड़ाई में जितना उनको पुश होना था, वो ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच्ड है उसमें। और सालों लगेंगे अपनी कैपेसिटी को डबल करने के लिए। तो वो साल आपके पास है ही नहीं, क्योंकि अब तो ईरान की लड़ाई तो दिनों के हिसाब से खड़ी हुई है सामने। इसी समय में अगर मित्रों इज़राइल के लिए एक लार्ज रीसप्लाई चाहिए, हुँ? तो क्या यूक्रेन या दूसरे थिएटर्स जो हैं, वहाँ पर सप्लाई कम कर दी जाएगी? या इज़राइल को फिर लोअर टियर डिफेंसेस पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डिकॉयज़, डिसेप्शन, इस किस्म का जो ऑफेंसिव इनका सप्रेशन है, उस पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। ये एक चीज़ है जो अभी देखने की है। बेसिकली जो मेरी कोर चिंता है वो क्या है कि भैया ईरान डूब जाएगा, हुँ? लेकिन याद रखिए, ईरान का जो क्षेत्रफल है, जो ईरान का क्या कहते हैं उसको उर्दू में रक़बा, जो उसका रक़बा है वो बहुत बड़ा है, ठीक? उसके मुकाबले में ईरान बहुत छोटा है, टिन्नू है उसके आगे, ठीक है ना? यानी कि आपने 10 बम मार दिए वहाँ पे, तो जितना इम्पैक्ट ईरान के इलाका वाइज़ उसमें आएगा, इज़राइल उतने ही बमों में उसका कबाड़ा हो जाएगा।
क्योंकि वो है ही ज़रा-सा निक्कू सा मुल्क। हाँ, उसका एक बेनिफिट भी होता है छोटे होने का, वो ये है कि आपकी जो जो सिस्टम्स हैं, आपके एयर डिफेंस सिस्टम हुए, जो कुछ भी है, वो तमाम चीज़ें आप ज़्यादा लगा सकते हैं, कम जगह में, तो इस तरह से आपकी जगह कवर ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये भी एक बेनिफिट है उसका, बेनिफिट है। ओके, ओके। तो ईरान के पास में आप देखिए कि बेसिकली जो मिसाइल एज है, उसकी जो बेसिक असिमेट्री है, इसके दोनों दोनों केसेस में, ईरान की और इज़राइल के केसेस में कैसे? ईरान और उसके नेटवर्क के पास में सस्ती हाई वॉल्यूम ऑफेंसिव टूल्स हैं, यानी कि जो उनकी मिसाइल्स हैं, मान लीजिए रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो सस्ते हैं, मगर भैया बारूद तो है ना, जहाँ गिरा वहाँ फाड़ेगा तो है ना। तो इनके पास सस्ते हैं, वॉल्यूम हाई है और ऑफेंसिव है। दूसरी तरफ इज़राइल के पास, अमेरिका के पास हाई टेक्नोलॉजी है, हाई एंड टेक्नोलॉजी है, महँगी है, डिफेंसिव सिस्टम्स हैं और इनका जो स्टॉक है, वो बड़ा लिमिटेड है, थोड़ा है, नंबर ज़्यादा नहीं है, क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। यूँ कह लीजिए। यानी इज़राइल छोटे जो इज़राइल है, वो छोटा है, डेंस है और कुछ स्ट्रैटेजिक हिट्स अगर लगती हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक ग्रिड पे लगी, पोर्ट्स पे लगी, कोर इंडस्ट्रियल नोड्स पे लगी, या मान लीजिए कि बेन गुरियोन पे, हाइफा पे, एसॉल्ट में, यहाँ पे लगी, तो आप देखिए इज़राइल कमज़ोर पड़ जाएगा वहाँ से। फिर चाहे स्टेट कोलैप्स ना करे, इज़राइल कोलैप्स नहीं करेगा, मगर चोट गहरी होगी। इसीलिए अगर हिज़्बुल्लाह जो है, हिज़्बुल्लाह ड्रिवन कोई लॉन्ग वॉर सिनेरियो खुल जाता है, तो अमेरिका की जो प्रोडक्शन की जो बॉटलनेक्स हैं, वो मुश्किल खड़े कर देंगे। यानी कि ईरान शायद इकोनॉमिकली और मिलिटरीली टूट जाए, हुँ? लेकिन इज़राइल भी पहली बार जेन्युइन म्यूनिशंस की कंस्ट्रेंट में आ सकता है, हथियारों की ज़रूरत में आ सकता है कि वो पूरी ना हो पाएँ, जहाँ उसे डिफेंस से ज़्यादा ऑफेंस के ऊपर या यूँ कहें लॉन्च साइट्स के ऊपर हमले करने पड़े और रिलाय करना पड़े इस बात पे कि हर हमले के साथ में आने वाले जो हमले होंगे वो कम हो जाएँगे। और फिर जो सिविल डैमेज है, जो नागरिकों को या जो उसके सिविल इलाकों में जो डैमेज होगा, वो फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, कर लो जितना नुकसान करना है, मगर हम हमला करना आपके ऊपर जारी रखेंगे। ये बात है। एक ही बात में अगर मैं आपको कहूँ कि जो आज की तमाम जो मिसाइल सेंचुरी है, इसमें सवाल ये नहीं है कि किसके पास कितनी ज़्यादा मिसाइल्स हैं, ना सवाल ये है कि भई जो इंटरसेप्टर्स हैं या शहरों को बचाने की जो पॉलिटिकल विल है, उसका होना है। ईरान शायद पहले गिरे, इसमें कोई दो राय नहीं। ईरान शायद पहले गिरे, लेकिन इज़राइल भी ज्योग्राफिकली, इन्वेंटरी वाइज़ आप देखेंगे, दोनों वजहों से पहली बार जेनुइनली ओवरस्ट्रेच्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पिछली बार जो लड़ाई हुई है, उसमें ये चीज़ क्लियरली सामने आई थी। अब देखिए ऐसे हम तमाम बातें जैसे हम रियल वर्ल्ड में इसकी कहते हैं बारात की बात करते हैं कि भाई पब्लिक डोमेन में बात नहीं आई या इस तरह की बातें, ये सब सही है। ओपन सोर्स में आप देखेंगे तो कभी भी ये चीज़ें खुल के सामने उप्स! हुँ, हुँ, ओके। 75 कंट्रीज़ में से अमेरिका जो है अपने वीज़ा प्रोसेसिंग अभी बंद कर रहा है तुरंत। जहाँ के जो नागरिक आते हैं वो मान लीजिए स्टेट से असिस्टेंस माँगते आते ही, बेसिकली जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं और किसी भी रीज़न से आ रहे हैं और वो स्टेट से सब्सिडी चाहते हैं या उस तरह का, तो वो बंद कर रहे हैं 75 कंट्रीज़ से राइट नाउ ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। ओके, मैं इसको बंद कर दूँ नहीं तो मुझे डिस्टर्ब करती रहेगी मेरा बातें। ओके, तो अब देखिए आप बाराक 8 की जो मैंने बात आपसे की, वो वाली लाइन में भी पॉइंट सिर्फ इतना था मेरा कि जो पब्लिक डोमेन में क्लीन पेपर वर्क नहीं दिखाई देता है, इतना ही मेरा मतलब था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं या ऐसा होता नहीं। ये सब बहुत कुछ ऐसा होता है इंटेल की दुनिया में, जिसके ऊपर में चर्चा रहती है, चैटर रहती है, लेकिन पब्लिक में खुल के बात कभी भी ओपन सोर्स में नहीं आती है, या फिर कोई आने वाले सालों में 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई डिप्लोमेट रिटायर हो और वो कहे साहब ऐसे-ऐसे हुआ था, और फिर आप पुरानी अखबारों की कतरनें मिलाएँ या इंटरनेट पे उसको मिलाएँ कि हाँ यार, उस समय क्या हो रहा था, क्या नहीं, और उसकी स्टेटमेंट को उसकी किताब में दिए गए जो तथ्य हैं, उसको मिलाकर कहें, ओहो! अच्छा, अच्छा ये हुआ था, ओके। हुँ। तो तो ये है। तो जो कोविड का जो जैसे मैंने कहा कि ये क्लीन पेपर में आपको नज़र नहीं आता, और ना कि ये कि जो कोविड या इमरजेंसी ट्रांसफर्स हैं, वो अगर ऐसे डील्स होते भी हैं तो कभी भी वो नेचुरली डिक्लासिफाई नहीं होते, ऐसे ही रह जाते हैं। अच्छा,
तो इंटेल वर्सेस ओपन सोर्स की जो बाउंड्रीज हैं, इन पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो ठीक है, मतलब जैसी भी है। अब चलिए ये कर ही लेते हैं। देखिए, इज़राइल ने ऑफ़िशियली ये कभी नहीं कहा कि उसके पास जो ईरान के अंदर ऑपरेटिव्स हैं, ये कभी नहीं कहा किसी ने, है ना? मगर एट द सेम टाइम एक रिटायर्ड आदमी बैठा हुआ, जनरल पेट्रियस फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने वो ट्वीट कर दी और उसने क्या कहा कि भई जितने प्रोटेस्टर्स हैं आओ, एंड यू आर ऑल डूइंग ग्रेट वर्क, यू एंड द पीपल ऑफ मोसाद। अब मुझे बताओ, ये पीपल ऑफ मोसाद की बात एक अमेरिकन जनरल ने क्यों की? इसका मतलब ये है कि जनरल पेट्रियास जब इन सर्विस थे, तो मोसाद के लोग उनकी जानकारी में है कि वो ईरान में एक्टिव थे, तभी बात कर रहे हैं ना इस तरह की। और वो उन्होंने की बाकायदा, तो आप क्या बात करेंगे उसकी, है ना? अ, तो ये बात आ गई सामने, आपने जो मैंने कहा आपको। और ना किसी ने कहा कि कितने एक्टिव हैं, क्या हुआ, कौन आता है, कौन जाता है, कौन बताता है? और ईरानी ईरानी आरोप लगा रहे हैं, वो पहले दिन से बात कह रहे हैं कि भई इसमें फ़ॉरेन का खेल शामिल है, अमेरिका के, इज़राइल के लोग जो हैं, वो इसको बढ़ाने में शामिल हैं। और इसकी कुछ बातें अब सामने भी आ रही हैं, और मैंने इस बारे में आपसे एक बार ज़िक्र भी किया था। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या हुआ था। देखो, कराची वाली बात मैंने आपको बताई थी, पूरा एक प्रोग्राम किया था कि कराची में 3 शिप आके रुके हैं। उन 3 शिपों में बेसिकली एम्यूनिशन आया, आर्म एंड एम्यूनिशन आया है, और वो इस निर्देश के साथ में आया है कि उसको अमेरिकन बेसिकली लोगों ने भेजा है। और ये जो लोकल लोग थे, यानी कराची में जो पाकिस्तान फ़ौज के जो इंटेलिजेंस के लोग थे, उन्होंने आते ही उसको कैप्चर कर लिया। उस सारे माल को अनलोड किया था। जिस दिन अनलोड किया था, मैंने उसी दिन आपको रात में प्रोग्राम करके बताया था कि ये चीज़ें वहाँ अनलोड हो गई हैं। अब क्या पता लग रहा है, जो नई चीज़ें बाहर आई हैं, कि वो डिस्ट्रीब्यूशन की ज़िम्मेदारी जो फ़ौज ने ली थी इनकी, अपैरेंटली वो सिस्तान बलूचिस्तान के ज़रिए वहाँ से कर दी गई हैं। नतीजा क्या हुआ है कि अगर आप कुछ तस्वीरें देखिए, जो प्रोटेस्टर्स वहाँ पर हैं, उनके ऊपर छोटे, छोटे हथियार जो होते हैं, जिनको स्मॉल आर्म्स कहते हैं, स्मॉल आर्म्स के वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब स्मॉल आर्म्स जो हैं, वो कोई फ़ौज वाले तो इस्तेमाल नहीं करते, वो तो धाकड़-धूँ एलएमजी लेकर चलेंगे, AK-47 लेकर चलेंगे, असॉल्ट राइफ़ल्स लेके चलेंगे। लेकिन वहाँ जो छोटे वाले हथियार होते हैं, शॉटगन्स जिनको कहते हैं, उसके जो इंजरीज़ हैं, यू नो वो नज़र आ रही हैं उनकी पीठों के ऊपर। तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। मगर अब यहाँ पे मेरी बात सुनिए, जो इंटेलिजेंस में बात आती है, ये किस माई के लाल ने कहा कि वो भला वहाँ पर कौन चला रहा है? ये स्मॉल आर्म्स चला कौन रहा है? हुँ? मैंने आपको उस दिन खबर क्या दी थी कि ये तमाम हथियार उन लोगों को बाँटे जाएँगे, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट मैनेज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। जो इनके कहे पर वहाँ पे चीज़ें करेंगे। अब वो एजेंट्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब इस बात को कुछ ही दूसरी तरह से देखिए कैसे प्लॉजिबल बनती है बात, कि तमाम जो स्पेसिफिक शिपमेंट है, वो ओपन सोर्स में कभी भी, अभी भी उस बारे में किसी ने बात नहीं की है। पाकिस्तान, ईरान का जो मिसाइल्स और जो उनके हथियार, उनकी रूमर्स पर भी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन और इस बात को जब जब ईरान ने उठाया, तो उसको बेसलेस कह दिया इस्लामाबाद ने। हुँ? अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने आपको बताया था, जो जानकारी दी है वो गलत है, वो गलत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ इतना है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो या किसी जो एक एक सीमा के बाद में सेंसिटिव ज़ोन में चली जाती है बेसिकली, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है। यानी कि वो इंटरनेशनली पब्लिक रिकॉर्ड से बाहर रहती है ना? ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें जो मैंने शॉट वाले जो आपको ज़ख्मों की बात की, ये इसपे सिग्नेचर्स हैं। प्रॉब्लम ये है किसके सिग्नेचर हैं? कौन है जो चला रहा है? किसके कहने पर चला रहा है? किसके टारगेट्स को, किसके पर्पसेस को सर्व कर रहा है? यहाँ पर जो मैंने आपसे ऑब्जर्वेशन अपनी दी, वो है, और वो क्या है कि ओपन रिपोर्टिंग इसको सपोर्ट कर रही है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सपोर्ट हो रही है। अब ज़रा मैं आपको एक और चीज़ देखिए, इसका एक गज़ब का एंगल है। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये निकल के कैसे बाहर आ रहा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, इस तरह की जो रिपोर्टिंग है, उन्होंने ये साफ किया है कि ईरान में सिक्योरिटी, ज़रा गौर से सुनिएगा, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स पे मेटल मेटल पैलेट्स, मेटल पैलेट्स क्या हुए? छर्रे। तो बेसिकली मेटल पैलेट्स, और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि फौज छर्रे नहीं चलाती, मेटल पैलेट्स, बर्ड शॉट्स, बक शॉट्स, इस तरह के शॉट्स गन्स का इस्तेमाल किया गया है, और उनसे क्या हुआ है? सिर पर, आँखों पर, पीठ पर सैकड़ों चोटें आई हैं। ओके? आगे सुनिए। ज़रा गौर से सुनिएगा, बताता हूँ आपको ये कहानी क्या है। वेरिफाइड रिपोर्ट्स जो आई हैं, उनमें क्या बताया गया है?
आई इंजरीज हुई है लोगों को, सिर पे इंजरीज आई हैं और पीछे से लगी हैं बुलेट वुंड्स, जो ये सब डॉक्यूमेंटेड है। और सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुई। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जानबूझकर ऊपर वाले हिस्सों पर गोलियां मार रही हैं ताकि परमानेंटली इनको अपाहिज किया जा सके। ये पैटर्न 2019 के बाद के कुछ क्रैकडाउन में भी देखा गया था, जब चाहे वो चिली में ये घटनाएं हुई थी, हांगकांग में हुई थी, वहां पर भी पुलिस ने शॉटगन्स को यूज किया था। लेकिन ईरान के कॉन्टेक्स्ट में अभी तक ये बात खुलकर सामने ये बात प्रोमिनेंटली आई है कि इस रीजन में ये तो नहीं कहा जाएगा कि शॉटगन होते ही नहीं, देखे ही नहीं किसी ने, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में शॉटगन्स कभी भी ईरान के अंदर देखी ही नहीं गई। राइट? अब मैं आपको असली बात बताता हूं, जरा सोचो इस बात को इंटेलिजेंस के हिसाब से देखिए। ये जो रिपोर्टिंग है ये बाहर कौन ला रहा है? क्यों? क्योंकि ईरान में तो इंटरनेट बंद है ना? ईरान में इंटरनेट बंद है, वहां कोई अमेरिकी कोई इजरायली तो जा ही नहीं सकता। राइट? ये भी बात सही है। तो भैया ये और ह्यूमन की बॉडीज में नहीं है कोई अंदर, तो ये रिपोर्टिंग कैसे आ रही है बाहर? हम्म इंटरनेट बंद है फिर भी रिपोर्टिंग आ रही है, कैसे? तो वहां पे आता है अपना प्यारा प्यारा स्टारलिंक। हम्म और अब ये पता लग गया सामने कि स्टारलिंक में जो पिक्चर्स आई उनमें नीचे लिखा हुआ है वाया स्टारलिंक, तो क्लियर हो गया भैया स्टारलिंक खेल रहा है वहां पे खेल। अब जरा इस बात को दूसरे तरीके से देखिए, स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक एक प्राइवेट बॉडी है, ठीक, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना? उसको पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। वो अपनी चीजें जो लगाएगी, जो डेटा प्रोवाइड करेगी, वो आपको कभी भी जिंदगी में मुफ्त में नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी सरकार या संस्था जिसका पर्पज वो सर्व कर रही है, अपेरेंटली स्टारलिंक उसके लिए वहां पर इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। इनफैक्ट सो मच सो कि आपको मालूम है कि ईरान में इस समय पर तमाम सर्विसेज स्टारलिंक की फ्री कर दी गई हैं। तो जब फ्री कर दी गई और ये सारा डेटा बाहर आने लग गया वहां से, तो नतीजा क्या निकला कि भाई ईरान सरकार ने उस पर ऑब्जेक्ट किया और उसको जाके वहां छापे शुरू मारने शुरू किए। बेसिकली क्या हो रहा था कि स्टारलिंक अपनी सर्विस तो फ्री दे रहा है, लेकिन नीचे डिश जो लगानी होती है आपको, और जो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर चाहिए उसके लिए, है ना, वो सबका सबको आपको चाहिए ही होगा ना। वो हार्डवेयर जिसके भी पास था उसको स्टारलिंक फ्री में मिल रहा था। नाउ दैट कैन बी एक्चुअली ट्रांसमिटेड वाया वाईफाई और वायर्ड, है ना? तो यानी कि नीचे बैठा हुआ जो आदमी जो उसको रिसीव कर रहा है, मान लीजिए कि वो पेड है, मान लीजिए वो एजेंट है, वो किसी का काम कर रहा है, वहां नीचे चाहे किसी भी फॉर्म में बैठा हुआ है, केबल ऑपरेटर की तरह बैठा हुआ है, किसी भी तरह बैठा हुआ है, अगर वो उस रूप में बैठा हुआ है, डिश लगा के उसने स्टारलिंक को ले रखा है अपने पास से और उसको आगे सब फर्दर सप्लाई कर रहा है, इज योर मैन, मैन फ्राइडे, काम कर रहा है तुम्हारा। ये तमाम सिलसिला पिछले दिनों ईरान में कंटिन्यूअसली चला एंड दैट इज हाउ यू वर गेटिंग ऑल दीज रिपोर्ट्स। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर यूएन बॉडी वहां कोई बैठी हुई है, यूएन के लिए काम करने वाला कोई उनका एजेंट वहां बैठा हुआ है, या एमएनएससी इंटरनेशनल लोग, ये सब लोग क्या कोई दूध के धुले लोग हैं क्या? ये सबके सब जो एनजीओ वाले हैं, तो क्या ये पेड नहीं होते हैं? ये पैसा कहाँ लेते हैं? अल्टीमेटली देखिए, मैं इसके कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन को अगर पकड़ा गया तो गलत पकड़ा गया, नहीं, बिल्कुल ठीक किया गया, पकड़ा गया। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पकड़ने का तरीका था वो क्या था, उसका डीएनए टेस्ट कैसे हुआ था, वो यू नो आपको पता है ना, वो डॉक्टर शफरी अफरीदी अभी तक जेल के अंदर बैठे हैं वहां, क्या हुआ था? वो एनजीओ के नाम पर ही तो गए थे वहां। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो एनजीओ वाला चक्कर है, इसको तो हमेशा सस्पिशन से देखा ही जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर फंडिंग। नाउ नोबडी गिव्स यू फंडिंग फॉर नो नथिंग। और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का तो लफड़ा यही रहता है, वो तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे अपोनेंट्स के काम आती हैं, एंड दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। और इस केस में बाकायदा स्टारलिंक का सबूत सामने आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ऑर्गेनिक तो नहीं है ना? ये सब कुछ बहुत ऑर्गेनिक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भाई कुछ तो खेल है जो चल रहा है, कुछ तो खेल है जो वहां चल रहा है, जो बाहर से स्पॉन्सर्ड है। अल्टीमेटली ये बात जनरल पेट्रियस को किसने कही कि ईरान में हमारे मोसाद के एजेंट बैठे हुए हैं, है कि नहीं? वो जब एक क्या कहते हैं, हमस का जो लीडर आया था, जो जिसके घर में तेहरान के अंदर उसके कमरे के अंदर जाके मिसाइल घुस गई थी, और बाद में क्या पता लगा था कि वो मिसाइल लोकली फायर की गई थी। किसने फायर की थी? है ना?
गेम है, फुल फ्लेजेड गेम है। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भई देखिए ईरानी ऑफिशियल्स जो हैं, वो बेसिकली खुलेआम ये नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि जो ऑपरेटिव्स हैं, उनमें थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स मौजूद हैं। जो जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनमें थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स मौजूद हैं, है ना? और वो इस भीड़ में मिक्स होकर फायरिंग कर रहे हैं। ये बात ईरानी लगातार कह रहे हैं, है ना? और और वायलेंस को ट्रिगर कर रहे हैं, वायलेंस को बढ़ा रहे हैं। और यही वो वायलेंस है जिसको अभी आप कल रात इसका ट्वीट देख लीजिए ना। कल रात को जो ट्रंप ने ट्वीट किया है ट्रुथ सोशल पे, वो क्या कह रहा है कि प्रोटेस्टर्स लगे रहो, सपोर्ट इज ऑन द वे, आ रही है। भाई क्यों आ रही है? किसी और का मुल्क है, आप सपोर्ट क्यों भेजने वाले हैं? कौन है भाई आप? मगर पूरी बेशर्मी के साथ ब्रेज़न तरीके से इन बातों को अब खुलकर बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि नहीं? एक मुल्क का राष्ट्रपति लिख रहा है इन बातों को। तो और दूसरी तरफ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, राइट्स ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली इस समय पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं और कह रहे हैं, "भई ये देखो साहब, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया।" हुँ? लेकिन जो कहने वाले हैं वो हैं कौन? ये बड़ा सवाल उठता है। जो डॉक्टर्स भी हैं वो कौन बोल रहे हैं? उन डॉक्टर्स को जब ईरान से बाहर निकाल के बॉर्डर के बाहर कर लिया गया, तब उनकी ज़बान खुल रही है। तो भाई अगर आपने उनको उठा लिया है अमेरिकन्स ने और बाहर ले लिया है, तो फिर तो उनकी फ्यूचर सेफ हो गया ना। अब उनसे तुम कुछ भी बुलवा लो बदले में। अगर उनको आप अमेरिका लेके जा रहे हो तो हम कुछ भी बुलवा लो, या आपने उनसे ये वादा कर लिया है कि भाई ये रहो, तुम बाहर आ गए ईरान से, सेफ हो, अब हमारी मर्जी की बात बोलो, फिर तुमको हम अंदर ले चलेंगे। मजबूरी में दिया गया कोई भी जो स्टेटमेंट है, उसको फाइनल स्टेटमेंट कैसे माना जा सकता है? कल को यही लोग अपनी स्टेटमेंट बदलेंगे, यू नो, और कुछ और बोल देंगे, नहीं साहब हमको तो दबाव में जब बात कहलवाई गई थी, फिर आप क्या कहेंगे? तो ये सब कुछ चल रहा है। तो जो बेसिकली 3 सवाल जो मैं बड़ा इम्प्लिसिट पूछ रहा हूँ, वो क्या है कि क्या इज़राइल और अमेरिका कोवर्टली ईरान के अंदर मौजूद हैं? हाई प्रोबेबिलिटी ये है दोस्तों, मौजूद है। हुँ? लो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो उसको साफ-साफ कभी मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। जो संकेत हैं वो बड़े साफ हैं और वो क्या है कि जो ईरानियन आरोप भी हैं कि मतलब जो इज़राइली और यूएस के जो पॉलिटिकल टीजिंग है, यानी पोम्पियो स्टाइल में जो ट्वीट आई थी जनरल जो जो उसके अब क्या करेंगे ये कि भाई जो मुसाद है वो अंदर बैठी हुई है, ये बात तो खुद कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं। कोई हार्ड प्रूफ नहीं दिया उन्होंने, कुछ नहीं कहा है, बस इन्फॉर्मेशन बेस पे कह दिया उन्होंने। फिर मैंने जो आपको बात बताई थी पाकिस्तान में कराची वाली जगहों में जो आर्म्स का मैंने बताया कि पूरा ज़ख़ीरा आया है और बाँटा गया है ना? तो ये सारी बातें ईरान के कॉन्टेक्स्ट में उठ के सामने आई हैं। लोगों ने देखी हैं, समझी हैं। ले और इस्लामाबाद उसको डिनाई करता है। इस्लामाबाद कहता है कुछ नहीं हुआ। 3 शिप आए, डिटेल्स में मैंने आपको बताया था उसी दिन। उन जो जो सोर्सेज़ हैं वो बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि मैं मेरे जानते हुए सोर्सेज़ हैं वो। और इस सारी की सारी हिडन सप्लाई चेन का हिस्सा बाकायदा कराची में आके खत्म होता है। ओपन सोर्स इसको करबोरेट नहीं कर पाते हैं, बोल ही नहीं पाएँगे, बोलेंगे ही नहीं। अच्छा, उनको बोलने के लिए फंड कौन कर रहा है? कोई है ही नहीं, तो वो बोलेंगे क्यों भई? अच्छा, ये जो शॉटगन्स के जो जो घाव हैं, जो पीठों में नज़र आ रहे हैं लोगों के, वो क्या इशारा कर रहे हैं? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वो वेरिफाइड रिपोर्ट्स जो कि करंट वेव में हैं, वो उसको स्टेट क्रैकडाउन के सिग्नेचर के तौर पे दिखा रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये बात कौन बोल रहा है? ये लोग वही बोल रहे हैं, जो इस सिस्टम को अपोज़ कर रहे हैं। या जो इस फंडिंग के ऊपर है, एनजीओज़ के लोग हुए, ह्यूमन राइट्स के लोग हुए, ह्यूमन बॉडीज़ के लोग हुए या एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोग हुए, यही यही तो बोल रहे हैं। अ, तो यही है कि भाई सब कुछ जो है वो पब्लिक में कभी भी लिखा नहीं जाएगा। हाँ, ओपन इंटेलिजेंस जो है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है, उसमें जो ज़मीनी हकाइक हैं, वो आगे-पीछे कभी बाहर आ सकते हैं। अब देखिए अ ये बात भी मैंने आपसे कही कि जो इस तरह के तमाम के तमाम जो ग्रुप्स हैं, वो सब कुछ इन्हीं की ऊपर रिपोर्ट के ऊपर बेस होता है। जो यूएन में बातें कही जा रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में जो बातें लिखी जा रही हैं, इनका नैरेटिव कौन दे रहा है? इनका नैरेटिव वही एम्नेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स जो वर्किंग ग्रुप्स हैं, जो ग्राउंड पे मौजूद हैं, उन्हीं की बातों को लिखा जा रहा है। और वो लोग सबके लोग कौन, ये सब के सब लोग कौन हैं? इन सब की फंडिंग कौन कर रहा है? वही। और ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ। ये अभी कल रात को जो जॉन कोक्यूरा है, जो फॉर्मर सीआईए ऑपरेटिव है, उसने भी ये बात कही है कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें सारे का सारा जो हाथ है, वो सीआईए और इनका हाथ है, मोसाद का हाथ है।
और उनकी फंडिंग और उनके जो बायसेस हैं, उन सब पर बाकायदा सवालिया निशान तो उठते ही है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे ग्रुप कौन हैं और इनका इनका सारा खेल क्या है। फॉरेंसिकली जो दिख रहा है दोस्तों वो क्या है? वो पैलेट्स हैं, जो छर्रे लगे हैं वो हैं, आँखों पे, पेट में, सिर के शॉट्स हैं वहाँ लगे हैं, पीछे से बैक में लगे हैं। ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो रही हैं। लेकिन गोली किसने चलाई या नैरेटिव की जो लार्जली बातें हो रही हैं, वो सब की सब इन संस्थाओं की, ऑर्गेनाइजेशंस की डेफिनेशन पर ही टिका हुआ है। ये जो कुछ भी कह दें वही सच है और वो क्या कह रही हैं? ईरान की सिक्योरिटी फोर्स ने चलाया, बात खत्म। ओके, ये एजेंसी सारी की सारी कितनी न्यूट्रल है? ये एक सवालिया निशान है ना? यानी कि एमनेस्टी के बारे में जो एनजीओ मॉनिटर जैसी जो बॉडीज हैं, उन्होंने क्या दिखाया है? उन्होंने दिखाया है कि वो गवर्नमेंट से भी फंडिंग ले चुकी हैं। यूके में जो है डीएफआईडी या यूरोपियन यूनियन, नीदरलैंड्स, अमेरिका, नॉर्वे, इन सब से फंडिंग ले चुके हैं। जबकि पब्लिक में नो गवर्नमेंट फंडिंग वाला क्लेम चलाया जाता है। नीचे लिखा रहता है हम कोई गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप एनजीओ मॉनिटर को देखेंगे तो वहां आप पाएंगे कि ये सब लोग गवर्नमेंट से फंडिंग लेते रहे। तो ये झूठ क्यों? एक नैरेटिव को बेचा जा रहा है पब्लिक में, तो दैट मीन्स जिससे फंडिंग ले रहे हैं आप, उस पर आपकी रिपोर्टिंग जो होगी वो निश्चित रूप से उसके फेवर में होगी, बायस होगी, सिंपल। सॉरी। तो दोस्तों, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे है, फॉर एग्जांपल एचआरडब्ल्यू जो है, ह्यूमन राइट्स वॉच पर भी ये क्रिटिसिज्म आता है कि जो फंडिंग है या जो जो स्टाफिंग है उनकी, दोनों लेवल्स पर वेस्टर्न एलीट से हैवी उनके लिंकेजेस मौजूद हैं। यानी कि इजरायली फलस्तीनी पर, इजरायल और फलस्तीन पर उनके बायस्ड हैं। तमाम और कई सब्जेक्ट हैं जहां पर उनकी जो अनइक्वल स्क्रूटिनी है होती है। और ये बातें जो हैं वो पहले जो इनके इनसाइडर रहे हैं, जो इनके अंदर काम कर चुके हैं, वो और एक्सटर्नल मॉनिटर्स ने पहले उठाई हुई हैं। अच्छा, फिर जो मैंने आपको बताया किराकू जैसे जो फॉर्मर सीआईए ऑपरेटिव हैं, एक्स सीआईए ऑफिशियल्स, वो सब ये कहते रहे हैं कि अमेरिका और इजरायली जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो नैरेटिव शेपिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत गहरा है तमाम देशों में। फिर उसमें मीडिया के लोग भी हैं, थिंक टैंक्स के लोग हैं, एनजीओ के लोग हैं, ये सब मौजूद हैं। ये तमाम लोग ये बातें करते रहे हैं और ये तमाम फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज के साथ में अलाइंड होता है, जुड़ा हुआ होता है। भले सीधा जो टर्म है उसको फंडिंग दिखाई ना दे, लेकिन उससे कोई फर्क क्या पड़ता है? बैकग्राउंड में वो फंडिंग बाकायदा मौजूद होती है। तो ये जो एजम्पशन मैं कर रहा हूं आपसे कि भाई ये जो प्योर एनजीओ जो है वो न्यूट्रलिटी की तरफ जाती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब एनजीओ की कोई रिपोर्ट छाप रहा होता है तो तुरंत आपको ये देखना चाहिए कि इसकी फंडिंग कहाँ से है, नंबर एक। और दूसरा फिर ये देखना होता है कि अब उसकी रिपोर्टिंग को देखिए, फंडिंग का सोर्स और जो रिपोर्ट वो आपको जनरली एक ही डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। तो ये वो गेम है ना? तो इसको तो हम छोड़ें। अच्छा, फिर जो मैंने आपको कराची वाली शिपमेंट की बात मैंने आपसे बताई थी, तो उसके भी अंदर आप देखिए ईरान के अंदर जाके जो फॉरेन किट्स बटी हैं, अनयूजुअल शॉटगन्स आपको मैंने बताए वो हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेटर्स की पीठ पे जो छर्रे लगे हैं वो मैंने आपको बताए, और इन तमाम स्पेसिफिक वुंड्स पैटर्न्स की बात की थी। ये सब कुछ आपको लेजिट संकेत नजर आएंगे, इंटेलिजेंस के संकेत में मिलेंगे। लेकिन कोई भी सीरियस एनालिस्ट इनमें एमनेस्टी के बराबर वेट लाकर कभी नहीं देखेगा, या कि भाई सच है नहीं है। जो कुछ एमनेस्टी ने कह दिया आंख मूंद के सच मान लेगा। हालांकि चाहे एमनेस्टी का कोई आदमी अंदर बैठा हुआ ना हो और जो लोकल आदमी हो वो पेड हो इनका, यू नो तो ये सीन है। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली कैसे हम ट्रीट करें इन तमाम रिपोर्ट्स को जो इनसे आती हैं, ये भी एक सवाल आता है। तो देखिए, इनको पूरी तरह आप जंक नहीं मान पाएंगे और ना ही इनको बिना सवाल के छोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए बिना सवालिया निशान लगाए। तो बेस्ट यूज इनका ये होता है कि आप फॉरेंसिक लेवल का रॉ रॉ डिटेल, यानी इंजरी का टाइप, अप्रोक्सीमेट कैजुअलिटी, लाइफलाइन, सॉरी टाइमलाइन, और जो इसकी लोकेशंस हैं, उन सबको एक इनके डॉट्स को मिलाकर जब आप देखेंगे, तब जो कल्प्रिट एट्रीब्यूशन के मामले में आपको इंटेलिजेंस, लोकल सपोर्ट सोर्सेज, जो जितनी चीजें हैं, ये सब की सब फील्ड इनपुट्स को इक्वल और हायर वेटेज जब दिया जाए, तब सच्चाई आपके सामने आती है। और ये कभी होता नहीं, ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता, ये सच है। तुम्हारा ये जो आप देखिए कि जो आपका हमारा और आपका जो या कारागो का जो सीआईए ऑफिशियल था, इनका जो पॉइंट है वो एसेंशियली ये होता है कि जो भी नैरेटिव है वो वेस्टर्न का जो
वेस्टर्न राइट्स के जो एनजीओज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है। और उसके पीछे भाई देखिए ना, डब्ल्यूएमडी वाला खेल क्या था? डब्ल्यूएमडी वाला खेल जो हुआ था, वॉर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जो बात आई थी इराक में, वो क्या थी? वो रिपोर्ट्स किसकी थी? कौन दे रहा था? यू नो तो उसके पीछे हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिक मैसेज होती है। स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का जो एंगल है, आप अगर उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर डॉट्स कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। यानी और फिर यह कि ईरान, इसराइल और अमेरिका का जो ट्राइंगल है, इसको सारे को जब आप देखेंगे तो फिर ये आपको बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको रेलेवेंट लगने लगेंगी। एक लाइन में क्या है कि जिन पैलेट वुंड्स की हम बात कर रहे हैं, दरअसल उन्हें एमनेस्टी ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने, इन्होंने बड़ी डिटेल में डॉक्यूमेंट किया है, ठीक। लेकिन ये मान लेना कि जो कुछ ये कह रहे हैं, जो कुछ ये डॉक्यूमेंट करके दे रही हैं, ये 100% ऐसे का ऐसा ही है, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी ही है। ये उतना ही नाइव है इस बात को मानना दोस्तों, कि जैसे हर बात पे आप ये कहें कि ये इसमें फॉरेन हैंड है, वाली बात। तो ये सारी की सारी बात है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, मैं इस बात को थोड़ा-सा और आगे लेकर चलता हूँ कि देखिए कि क्या है, आई विटनेसेस की बात की जाए, घायल लोगों की गवाही की बात की जाए, डॉक्टर्स के बयानों की बात की जाए, ये तमाम जो पुलिस वाले हैं वो डिलिबरेटली कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब यू नो ये यही बातें कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट तो कोई बात कर ही नहीं रही, ईरान की गवर्नमेंट तो कोई बात कर ही नहीं रही। इंटरनेट है नहीं, स्टारलिंक का मैंने आपको किस्सा बताया। तो फिर आप ऐसे में इन सारी चीज़ों को लेकर क्या करेंगे? देखिए, तेहरान में खुद जो आईटीयू है या यूएन फोरम्स हैं, वहाँ पर कंप्लेंट की है तेहरान ने, ईरान ने, कि भई स्टारलिंक जो है वो बिना हमारी परमिशन के ऑपरेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? और जो प्रोटेस्ट हैं हो रहे हैं, उनके वीडियो भेजने का जो असली पाइपलाइन है, वो स्टारलिंक के वीडियोज़ ही हैं। तो सीएनएन, एपी इस किस्म के जो आउटलेट में हैं, उन्होंने पिछले दिनों जब ब्लैकआउट हुआ है इंटरनेट का ईरान में, तो स्टारलिंक को एक्सेस फ्री दिखा दिया गया। पब्लिकली बताया गया कि जो स्टारलिंक है, वो फ्री हो गया है। मगर मैंने आपको फ्री होने की सच्चाई बताई। देखो दोस्तों, यानी जिसके पास भी हार्डवेयर है ईरान में, वो बिना सब्सक्रिप्शन फी के अब स्टारलिंक को कनेक्ट कर पाएगा, ऐसा उन्होंने किया है। कम से कम पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि जो हार्ड अच्छा, लेकिन पिछली वेव में क्या हुआ, टाइम मैगज़ीन की रिपोर्टिंग थी कि जो इरानियन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने गल्फ में, इराक में, वहाँ से स्टारलिंक की यूनिट्स को स्मगल करके प्राइवेटली वहाँ डोनेट किया है और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के जुड़े हुए जो ग्रांट्स हैं, उनसे मिक्स कर दिया है ताकि किसी को पता ना लगे कि ये कहाँ से आया, क्या हुआ। अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुलकर किसी भी टूल का नाम नहीं लिया, लेकिन जो अनसेंसर्ड इंटरनेट फॉर इरानियंस, इसको पॉलिसी प्रायोरिटी बताया। यानी कि अमेरिका ने खुद ये कहा कि हम प्रोवाइड करेंगे अनसेंसर्ड इंटरनेट फॉर इरानियंस। और कौन प्रोवाइड कर रहा था इंटरनेट? स्टारलिंक के जरिए। तो अभी की वेव में अब क्या हुआ है, रॉयटर्स या इंडिया टुडे टाइप जो रिपोर्टिंग आई है, उसमें भी तेहरान में अब घर घर छापे मारे जा रहे हैं और स्टारलिंक के लिए जो ये इस तरह के लोग डिश लगा के स्टारलिंक को कैप्चर कर रहे थे, ट्रांसमिट कर रहे थे, उनके उपकरणों को जब्त किया जा रहा है। और साथ ही जो अपोजिशन है उसने क्लेम ये किया है कि जो चाइनीज और रशियन जैमर्स हैं उनसे भी सिग्नल्स को रोका जा रहा है स्टारलिंक के। तो ये तमाम सिलसिला ईरान में इस वक्त चल रहा है। अच्छा, फिर आप देखिए नेट इफेक्ट क्या है कि सब्सक्रिप्शन फ्री जब इसको कर दिया गया, तो स्पेस एक्स हुआ, अगेन मस्क का, या स्टारलिंक के लिए ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन, वो कहते हैं हम ये समाज के लिए दान दे रहे हैं मुफ्त में, ये कह रहे हैं स्टारलिंक वाले। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, मैं अभी आपको डिटेल में इस पे बात करता हूँ। कौन सा धंधे वाला आदमी है, बिजनेसमैन है, जो मुफ्त में माल देता है किसी को? आगे देखिए, हार्डवेयर स्मगलिंग की जो कॉस्ट है, वो निश्चित रूप से जो पश्चिमी गवर्नमेंट्स हैं, एक्साइज नेटवर्क्स हैं, एनजीओज हैं या प्राइवेट डोनर्स हैं, उनके जरिए फंडिंग भी की गई है इसकी। यानी देखो मित्रों, पूरा फ्रेम क्या है? अगर पाइप का मतलब जरिया, यानी स्टारलिंक हुआ, स्मगलिंग हुई, सेफ हाउसेस हुए, ये वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं जो दरअसल ब्रॉडली वेस्टर्न या इजरायली इंटेलिजेंस से या एनजीओ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। तो फिर जो बाहर निकलने वाला नैरेटिव है, फुटेज है, टेस्टिमनी है, वो नेचुरली उसी लाइन से फिल्टर होगा जो इसके पीछे है। मतलब ये नहीं है कि जो हर एक इंजरी की खबर आ रही है वो फेक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। मगर ये जो पैलेट वुंड्स लगे हैं वो है नहीं, या डेड बॉडीज जो है वो मरे नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो तमाम बातें हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हों, ये सारी की सारी बातें इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल से कोलैबोरेट हो रहे हैं। लेकिन जो नैरेटिव बाहर निकल कर आ रहा है, किसने गोली चलाई, किसने पहले वायलेंस शुरू किया, भीड़ में कौन अंदर घुसा, या किन लोगों ने भीड़ के अंदर अपनी जगह बनाई, ये लेयर्स बड़ी हद तक उसी स्ट्रक्चर्ड चैनल में से आ रही हैं, जिनके जिनके बारे में कराक्योव ने ये बात कही थी कि भाई ये सारे के सारे लोग सीआईए के हैं, मोसाद के हैं। तो ये सारे का सारा जो डिस्टिल्ड टेक है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और वो डिस्टिल्ड टेक क्या बनता है? हार्ड डेटा, यानी कि बॉडीज, पैलेट्स, पैटर्न्स, ब्लैकआउट, या स्टारलिंक पर हमले जो जो रेड हो रही हैं वो, इन सब से और इवन जो एट्रीब्यूशन है वो क्या है? एट्रीब्यूशन सिर्फ वही है कि आईआरजीसी या ईरान की सरकार, इन्फिल्ट्रेशन वर्सेस मिक्स्ड, ये सब कॉन्टेस्टेड जोन्स हैं दोस्तों। यहाँ पर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, कोवर्ट पाइपलाइंस और पश्चिम का जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं, इनका वेट बहुत ज़्यादा है इस समय ईरान में, और उन किसी भी चीज़ को उनसे अलग करके देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए कुछ बातों को देखिए कि जो स्टारलिंक हार्डवेयर खरीद रहे हैं, ईरान के अंदर घुसा रहे हैं, और जिनके नेटवर्क इस समय आई विटनेसेस तक पहुंच रहे हैं, ये लोग आखिर में एमनेस्टी या ह्यूमन राइट्स वॉच या ग्लोबल मीडिया इनको ग्राउंड ग्राउंड की जो सच्चाई है उसको फीड कर रहे हैं। अब ये ग्राउंड की सच्चाई मैं इन्वर्टेड कॉमन में कह रहा हूँ। तो जो सस्पिशन है मेरा वो ये कि ये पूरे का पूरा आर्किटेक्चर जो है ये न्यूट्रल नहीं है, यानी कि इंटेलिजेंस हैवी है और करंट एविडेंस के साथ में बड़ा कंफर्टेबली बैठता है, जुड़ के बैठता है, डॉट्स कनेक्ट करता है। तो असली बात क्या है? फ्री स्टारलिंक जैसा जो फ्रेज है, दरअसल ये फसाड है, एक किस्म का फसाड है, मुखौटा है, मुलम्मा है। रियल वर्ल्ड में दोस्तों, कमर्शियल आज की कमर्शियल दुनिया में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वैक्यूम में नहीं पलता, समझे ना? स्टारलिंक का जो सैटेलाइट का नेटवर्क है या जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंडविड्थ है, इसकी अपनी हार्ड कॉस्ट है, कीमत है। तो मस्क चाहे कितना ही गुडविल दिखाए, या जो बल्क यूजेस उसका हो रहा है यहाँ पे, इस बल्क यूजेस का जो बिल है वो कोई न किसी एंटिटी के खाते में तो जाएगा ना। चाहे उसको फिर सब्सिडी का नाम दिया जाए, ग्रांट का नाम दिया जाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया जाए, पर भाई इन चीजों के पीछे बिना डॉलर लगे काम नहीं बनता। दूसरी तरफ जो टाइम्स मैगजीन है या जो जो दूसरी और रिपोर्ट्स हैं, उनमें बात पहले सामने आ चुकी है कि ईरान में स्टारलिंक यूनिट स्मगल करने के लिए डायस्पोरा का नेटवर्क इस्तेमाल हुआ है, समझ रहे ना? वो ईरानी जो बाहर रहते हैं, डायस्पोरा नेटवर्क इस्तेमाल हुआ है, वेस्टर्न गवर्नमेंट लिंक डेमोक्रेसी या डिजिटल राइट्स जो प्रोग्राम्स हैं वो यूज हुए हैं, और प्राइवेट डोनर्स इसके लिए पैसा दे रहे हैं। यानी कि जो फ्रंट एंड पर फ्री एक्सेस फॉर प्रोटेस्टर्स लिखा जाता है, स्टारलिंक फॉर फ्री, फॉर द प्रोटेस्टर्स, ये सब का सब बवाल है, झूठ है। नैरेटिव ये बनता है दोस्तों, ये फसाड क्यों है, ये फसाड किस लिए है? नैरेटिव ये बनता है कि बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज ने ह्यूमन राइट्स के लिए हीरोइक कदम उठाया है, देखो जी मस्क ने क्या क्या कर दिया है। असल में इसके पीछे वही फेमिलियर इकोसिस्टम होता है, यानी पश्चिम की सरकारें, इंटेलिजेंस एजेंट, एनजीओज, एक्साइल ऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या ये सब के सब क्वाइटली फाइनेंस को इकट्ठा करती रहती हैं, लॉजिस्टिक्स को हैंडल करते रहते हैं। है क्या बाहर, आपकी टेरिटरी से बाहर है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और फिर आप ये भी देखिएगा कि खाली किसी बात को फ्री कहकर जो फंडिंग का सोर्स है उसको दरअसल इनविजिबल बना दिया जाता है, ताकि आप सवाल ही ना उठा पाएंगे फंडिंग का सोर्स क्या है, क्योंकि एक बंदा है जो कह रहा है भैया ये मैं इनको फ्री में दान दे रही हूँ, है ना? तो आप इससे आगे आप जाएंगे ही नहीं, जबकि वो ये बोल जो रहा है उसके पीछे भी एक कॉस्ट उसको मिल रही है बोलने की। तो और लेजिटिमेसी इससे बढ़ती है जब वो कहता है मैं फ्री में दे रहा हूँ, उससे लेजिटिमेसी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है मोर और लेस। खास तौर पे तब जबकि वही जो सोर्स है, चाहे वो इसको क्या कहते हैं, ये जो अपना जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है इसका, मस्क मस्क की जो संस्था है, अब मस्क की संस्था जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, चाहे फिर इसी पाइपलाइन को बाद में आई विटनेसेस की टेस्टिमनी हो, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हो, इन सब के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। तो मतलब बड़ा साफ है, जिस दिन आपके सामने इस इंटरनेट का बिल आएगा, उस दिन आपका ये जो ये है हो रहा है कि हम चैरिटी में कर रहे हैं सब कुछ, वो सारे का सारा आपका भ्रम जो है उस दिन टूट जाएगा।
लेकिन अभी दिखाई क्या दे रहा है कि भाई सिस्टम चल रहा है, और ऐसे सिस्टम जो है वो मान लीजिए कि बिना सीरियस पैट्रोनेज के नहीं चलते, है ना? ये है वो मामला। अच्छा, अमेरिका भी देखिए ना, इस समय पे एक और चीज़ हो रही है। इस समय ये हो रहा है, मैं आपको ये बात को अब टुवर्ड्स एंड लेकर जा रहा हूँ। इस सारे मामले में आप ये देखिए, इस समय एक घटनाक्रम चल रहा है वेनेजुएला वाला भी। वहाँ क्या सिलसिला चल रहा है? इससे पहले कि मैं भारत आपको लेकर आऊँ कि ये कैसे सारी चीज़ें जुड़ती हैं और कैसे भारत पे भी इम्पैक्ट करती हैं। एक घटनाक्रम चल रहा है इसी समय जब ईरान का ये सिस्टम चल रहा है वेनेजुएला में। वेनेजुएला में क्या चल रहा है? वहाँ पे वेनेजुएला में एक राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया गया है। वहाँ उसके तेल पर कंट्रोल मोर और लेस किया जा रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट को हड़का के चलाया जा रहा है अपने आप। साथ ही साथ बगल में गयाना में भी यही हाल है। गयाना में भी जो कंपनीज़ हैं, वो अमेरिकन कंपनीज़ हैं। आप पूछेंगे कौन-सी? तो जो वहाँ गयाना की जो ऑफशोर प्रोडक्शन है, वो इस समय कितनी बहुत तेज़ बढ़ा दी गई है। कितनी हो रही है इसमें? 900,000 बीपीडी यानी कि बैरल पर डे। 9 लाख बैरल पर डे हो चुकी है, प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रही है। कंपनियाँ वहाँ पे एक्सॉन हेस है, सीएनओसी है, ये आप देखेंगे ये जो कंसोर्शियम है, ये लगातार कैपेसिटी उसकी बढ़ा रहा है। फिर उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो ऑलरेडी 580,000 बीपीडी तक पहुँचे हुए हैं, यानी कि 5,80,000 बीपीडी बैरल पर डे इस यहाँ पे इतना एक्सपोर्ट हो रहा है रोज का। और ये दोनों मिलकर यानी कि गल्फ और जो ओपेक प्लस इनकी जो हर दिन की जो कट है, उसका जो इंक्रीमेंटल इंश्योरेंस है, वो बनता है यहाँ से, है नहीं? यानी कि जो इमीडिएटली ये चाहे उनको रिप्लेस नहीं करते हैं वन टू वन, लेकिन सारे के सारे गेम को बदल रहे हैं। या नहीं, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, इस सारी बात को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने के बजाय मैं अगर आपको ये बताऊँ, देखिए वेनेजुएला पर भी अभी सैंक्शंस फॉर्मली बने हुए हैं, अभी बने हुए हैं ना, अभी हटाए तो नहीं सैंक्शन। लेकिन ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप ये कह रहा है उसने एक सेलेक्टिव रोल बैक का मैकेनिज्म ऑलरेडी शुरू कर दिया है वेनेजुएला के ऊपर, ताकि जो अमेरिका है वो सीधे वेनेजुएला का क्रूड जो है वो ले पाए और उसकी प्रोडक्शन जो रिकवरी है उसमें अपना इक्विपमेंट और अपनी जो सर्विसेज हैं उनको डाल पाए। आइडिया साफ है, आइडिया बड़ा साफ क्या है? कुछ ऑयल रेवेन्यू जो है वो कंट्रोल्ड अकाउंट में पार्क कर दिया जाए फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए, आने वाली सरकारों के लिए। लेकिन जो फिजिकल बैरल है वो आज अमेरिकन रिफाइनर्स के लिए और जो स्टॉक उनका जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक है अमेरिका का अपना, उसके लिए इस्तेमाल हो। जो इसका पॉलिटिकल वेटेज लीवरेज है वो सब का सब एनर्जी क्वेश्चन ये दोनों के दोनों इनके पास ही रहेंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा था इसको अब आप अगर आगे लेकर देखिएगा तो अमेरिका क्या कर सकता है इस तेल के साथ में। देखिए, मेरा मतलब ये है कि क्या वो सऊदी जो इकोनॉमी है उसको दबाव के लिए इस्तेमाल कर सकता है इसको? कैसे? गल्फ और जो अमेरिका की जो टाइज हैं अभी हाल ही की, उनकी असेसमेंट अगर आप करें तो आप साफ देखेंगे कि ट्रंप जो है, ट्रंप पॉइंट टू, ये जो है अभी 2.0, 2025 से लेकर अब तक सऊदी की जो हाई प्रोडक्शन है या अमेरिकन जो गैसोलाइन प्रोडक्शन है उसको लो रखने में साथ है, चलता है। लेकिन रियाद की जो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजी है वो क्या है? वो चाहते हैं कि इस तेल के दाम को ऊपर लाया जाए, क्योंकि तेल अगर ऊपर जाएगा तभी तो सऊदियों की आमदनी बढ़ेगी, राइट? तो वो चाहेंगे कि अपनी प्रोडक्शन को नीचे लाया जाए ताकि प्राइसेस बढ़े तो फिर मामला आ गया है। ये उनकी लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी है। मगर अगर रियाद की जो स्ट्रेटजी है लॉन्ग टर्म में प्राइस ऊपर धकेलने की बनती है, तो क्या होगा? इससे फ्रिक्शन बढ़ेगा, अमेरिका और सऊदी के बीच में फ्रिक्शन आएगा। कैसे? एक मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बेसिकली अमेरिका 50 तक लाना चाहता है इसके डॉलर इसके ऑयल के प्राइस को। एक बात, अभी राइट नाउ 59 है, वो इसको 50 तक लाना चाहते हैं। अगर सऊदी जो है वो फ्यूचर में एक बार फिर से एक डिसिप्लिन्ड कट करके प्राइस को ऊंचा रखते हैं, यानी कि अपना प्रोडक्शन कम करके और प्राइस को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? वाशिंगटन के पास ऑल्टरनेटिव होगा। ये ऑल्टरनेटिव होगा वेनेजुएल जो बैरल्स हैं, वेनेजुएल जो ऑयल है उसको अनलॉक करे, बाजार में ले आए, फेंक दे। गयाना और अमेरिका का जो शेल है उससे वॉल्यूम बढ़ाए और जो यूरोपियन जो रिफाइनर्स हैं उनको भी जो अटलांटिक का क्रूड है उसकी तरफ को धकेले। चलो, यानी अमेरिका जो है वो धीरे धीरे ऐसी पोजीशन में आ रहा है दोस्तों
कि जहां अगर सऊदीज़ जो है वो सप्लाई के साथ में खेलना चाहते हैं, तो उनको पूरी जगह ना मिले खेलने के लिए। यानी काफ़ी हद तक अमेरिका उस जगह को ले ले जो सऊदी खाली करे। यानी कि मान लीजिए वो बाज़ार से अपने जिस तेल को कम करना करते हैं और जो बीच में गैप आए, उस गैप को अमेरिका कैप्चर कर ले अपने वेनेजुएलन तेल से एंड लाइक दैट। हुँ? इससे क्या होगा कि सऊदी का ये कहना कि देखो जी हमारे बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता, ये बात खत्म हो जाएगी इमीडिएटली और ये वाला कार्ड सऊदीज़ का ब्लैकमेल करने का दुनिया को खत्म हो जाता है। तो लॉन्ग रन की जो पिक्चर है, वो ये कि सऊदी ज़रूरी नहीं है, सऊदी तेल ज़रूरी नहीं है। ये बात कहने की डायरेक्शन जो है, वो अमेरिका फिर तय कर पाएगा। आगे चलिए, देखिए अभी शॉर्ट टर्म में सऊदी प्लस जो ओपेक ओपेक प्लस का जो रोल है, वो क्रिटिकल है। लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वेनेजुएलन जो तेल है, वेनेजुएलन डील जो है या गयाना वाली जो नए फ्रंटियर्स खुल रहे हैं, इस डायरेक्शन में उसने कदम ऑलरेडी उठा लिया है कि अमेरिकन जो एनर्जी सिक्योरिटी है, उसको किसी सऊदी जैसे किसी राजघराने के मूड पर निर्भर ना रखा जाए। ये नहीं हो कि सऊदी नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा तेल के मामले में। वो चीज़ अमेरिका ब्रेक करना चाह रहा है। अब देखिए जो सऊदी बजट जो है वो बेसिकली ज़रूरी है कि वो हाई ऑयल है, हाई ऑयल प्राइस की ज़रूरत है। हुँ? तो विजन 230 के लिए उसको पैसा चाहिए सऊदीज़ को। यू नो डोमेस्टिक कमिटीज़ जो कमिट्स हैं उनके लिए भी पैसे चाहिए उनको कमिटमेंट्स के लिए अपने। और अमेरिका को क्या है, अमेरिका को पॉलिटिकली एक लो पंप प्राइस चाहिए, वो इस प्राइस को नीचा रखना चाहते हैं। क्यों? ये स्ट्रक्चरल डाइवर्जेंस है सऊदीज़ के और अमेरिकन्स के बीच में, ये स्ट्रैटेजिक डाइवर्जेंस है। और इससे क्या होता है, इससे बिकरिंग आपको पहले से ही नजर आ रही है दोनों के बीच में। यानी बिकरिंग क्यों है? प्रोडक्शन की पेस को लेकर कि कितनी रफ्तार पे तेल पैदा किया जा रहा है, उसकी जो कीमत है उसको लेकर, और फिर रशिया और ओपेक प्लस की जो अलाइनमेंट है इसको लेकर। ठीक? तो जो हाइपोथेसिस है वो आपको अब यहां से थोड़ी सी रीजनेबल नजर आने लगेगी। वो क्या है? अगर अमेरिका अटलांटिक प्लस अमेरिकन रिसोर्सेज जो है, अमेरिकन सोर्सेज यानी वेनेजुएला, गयाना, यूएसएल और कनाडा, इनके तमाम जो स्ट्रेटेजिक बिल्टअप करता रहता है और साथ में फिर जो डोमेस्टिक रिन्यूएबल्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, उसमें इन्वेस्ट करता रहता है। ठीक है? तो अगले 10 साल के अंदर में सऊदी अरब ज़्यादा एक रीजनल सिक्योरिटी इंटरलोकेटर बन सकता है। समझ रहे हैं आप? ना कि इंटरडिस्पेंसेबल एनर्जी लाइफलाइन। ये इंडिस्पेंसेबल नहीं रहेगा। यानी कि सऊदी अरब जो है इंडिस्पेंसेबल ना होके खाली एक रीजनल सिक्योरिटी इंटरलोकेटर रह जाएगा। यानी सऊदी में अगर आप कुछ काम कर, गल्फ में कोई बात करनी है तो आप बात करेंगे इससे। बियॉन्ड दैट जो लेजिटिमेसी है सऊदी अरब की, वो खत्म हो जाएगी अगले 10 साल में। इस तरह की अमेरिका की पॉलिसी लग रही है और यही जो आने वाला जो रफ पैच है उसकी असली वजह बनेगी। अब देखिए अमेरिका जो कर रहा है वो दरअसल क्या हो रहा है, भारत को कोई गैस स्टेशन नहीं, मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ, ये जो इंडियन कनेक्शन पे लेके आ रहा हूँ, जो कल अमेरिका के राजदूत ने जो बातें की हैं, जयशंकर जी की जो बातें हुई हैं और जो बड़ी फ्लावरी किस्म की लैंग्वेज में बोला गया है, ओहो इंडिया इज द मोस्ट एसेंशियल फ्रेंड और क्या है क्या नहीं, जो अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। कहानी क्या है? अब अमेरिका जो है, भाई हम तो वही है ना कि हमारी तो डेड इकोनॉमी, इंडिया इज डेड इकोनॉमी, यही कहा गया था ना। तो वहां से कहानी कैसे यहां तक आई? असल में अमेरिका जो है वो भारत को कोई गैस स्टेशन नहीं, बल्कि अब वो एक टेक क्रिटिकल मिनरल पार्टनर बनाओ, इस तरह की पॉलिसी लगा रहा है कि वो हमको एक टेक क्रिटिकल मिनरल पार्टनर बना रहा है। टेक और क्रिटिकल मिनरल पार्टनर, टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल मिनरल पार्टनर, ये बनाना चाह रहा है हमको। ये रीसेट है जो अमेरिका अपनी पॉलिसी में कर रहा है। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा था वो ये कि मूल रूप से जो जो मोदी जी ने कहा है, डेयरी, एग्री और फिशरीज, इन पे कोई समझौता नहीं होगा, यही कहा है ना उन्होंने, ये हमारे रेड लाइंस हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, अब ये सर्जियो गोर जो आया है, सर्जियो गोर क्या करेगा? वो सिर्फ ये निश्चित करेगा कि जो ट्रंप 2.0 है उसका जो ईरान, चाइना, सऊदी वाला जो मेस है उसके बीच में वो इंडिया को कहीं खो ना दे, इंडिया को इन लोगों के बीच में कहीं घूमता हुआ ना पाए। वो चाहता है कि ये इंडिया वाला जो हिस्सा है ये अपने कंट्रोल में रहे। वो कितना सफल हो रहा है नहीं हो रहा मैं नहीं बात कर रहा, तो उसमें हम अलग से बात कर लेंगे। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये वो करना चाहता है।
वो ये चाहता है कि वो कंट्रोल भारत के ऊपर इस तरह से रखे कि वो इधर को ना जाए, इनकी तरफ को ना जाए। यानी कि अब आप देखिए जो ये सर्जियो गोर और रूबियो और जयशंकर के बीच जो फ़ोन कॉल हुआ है, उसका असली मतलब क्या है? रूबियो और जयशंकर का जो कॉल का ऑफ़िशियल आप अगर रीड आउट देखेंगे, तो ज़रा उस रीड आउट को गौर से पढ़िए। चीमा साहब ने जो पढ़ा है उसको ठीक से पढ़ा नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। उसमें कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स हैं ट्रेड, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी। यानी जो क्लासिक स्ट्रैटेजिक बकेट है, हुँ? वो फार्म मार्केट एक्सेस इस सब से जोड़ा ही नहीं उसने, कि फार्म मार्केट में अमेरिका को जाना है, नहीं जाना है, कैसे जाएँगे, इंडिया क्या कह रहा है, उसकी बात ही नहीं कर रहा सिरे से। वो तमाम का तमाम रीड आउट उन चीज़ों को जिस पर मोदी जी ने कहा है इसमें हमारी रेड लाइन है, हम उधर को नहीं जाएँगे, आप देखिए तमाम कन्वर्सेशन उससे परे हो रही है, उसकी बात ही नहीं हो रही है। आगे चलिए। कॉल का जो टाइमिंग है, वो सीधा सर्जियो गोर का जो बयान आया है, उससे जुड़ा हुआ है कि भई कल ट्रेड पर कॉल होगी, कल ट्रेड पर कॉल होगी। यानी कि जो राजदूत साहब हैं सर्जियो गोर, वो खुद पॉलिटिकल वेट अपना जो है वो यूज़ कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? वो टॉप कवर दे रहे हैं कि भई ट्रंप और मोदी की टेंशन के बावजूद, ट्रंप और मोदी के बीच में जो टेंशन्स हैं, उसके बावजूद दरवाजे खुले हुए हैं। स्पेशली जो सैंटी जो न्यूक्लियर वाला जो हमारा समझौता हुआ है वो और पैक्स सिलिका इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे भारत और अमेरिका के बीच में दरवाजे खुले हुए हैं, बातचीत जारी है, समझौते हो सकते हैं। ये सब कुछ उस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों है, जहाँ अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब की जो अनसर्टेनिटी है, उनके बीच में एक बड़े लेकिन अलाइन्ड न होने वाले पार्टनर को ढूँढ रहा है और ऐसा पार्टनर जो बड़ा भी हो और फुली अलाइन्ड ना हो, वो पार्टनर है भारत। भारत इसमें परफेक्ट है, लेकिन अमेरिका के नज़रिए में थोड़ा-सा ज़िद्दी है। यानी एक ज़िद्दी पार्टनर है बड़ा और है ऐसा जो किसी गुट में भी नहीं है, लेकिन ज़िद्दी है, ये प्रॉब्लम है। अब देखिए, डेयरी, एग्री और फिशरी, ये तीनों की तीनों, ये डील किलर रहे हैं। तो ये डील किलर थे और इंडिया इन तीनों में पीछे नहीं हटेगा, ये बात क्लियर हो चुकी है। तो पिछले 3-4 साल से अगर आप देखिए, तो हर एक सीरियस एनालिस्ट आपको यही कहता मिलेगा कि अमेरिका को लार्ज स्केल एग्रीकल्चर और डेयरी एक्सेस इंडिया में चाहिए। इंडिया जो है, वो अपनी पॉलिटिकल आत्महत्या तो नहीं करेगा, है ना? राजनीतिक आत्महत्या कोई नहीं करना चाहता। तो भाई वो यहाँ पर कोई नहीं करेगा। यही रीज़न है कि जो मिनी ट्रेड डील है, वो भी नहीं हो पा रही है। मिनी ट्रेड डील भी नहीं होने पा रही है। तो क्या हो रहा है? भारत ने जो डब्ल्यूटीओ है या जो बायलैटरल टॉक्स है, उनमें ये बात साफ कर दी है। क्या? कि भाई हम जीएम क्रॉप्स पे नहीं जाएँगे, जो मर्ज़ी हो। जीएम क्रॉप्स पे हम नहीं जाएँगे। जो डेयरी में औकात से ज़्यादा हम अमेरिका को एक्सेस नहीं देंगे, ये भी बात तय है। और फिर जो फिशरीज़ की जो सब्सिडीज़ हैं, उनके मार्केट एक्सेस पर भी जो अपनी कोस्टल पॉलिटिक्स पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हमारी जो लाइन है वो क्या है कि इंडिया डेयरी, एग्री, फिशरीज पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ग्राउंड रियलिटीज से 100% ये बातें अब सामने आ गई हैं। तो फिर जो सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट भी यही है जो मैंने बताया भारत और अमेरिका के बीच में। तो अमेरिका क्या कर सकता है? अमेरिका भाई साहब जो करेगा मैं आपको बताया था, वो करेगा पार्शियल रीसेट अपनी पॉलिसी में पार्शियल रीसेट करेगा, यानी कि पूरा एफटीए होगा ही नहीं। आप देख लीजिएगा इस बात को। ट्रेड डील के नाम पर जिस फुल एफटीए की बात हो रही थी, वो फुल एफटीए अमेरिका और भारत के बीच में नहीं होगा। भारत की जो ये हार्ड लाइन है उसको देखते हुए क्या होगा, अमेरिकन अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे। वो स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं आपको अपना गिनती गिन के बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कौन जाने क्या होगा कल, भविष्यवक्ता नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं जो गिनती करके समझ पा रहा हूँ वो ये है। ये करेंगे दोस्त ये कि जो स्ट्रेटेजिक टेक साइड है, उस पर ये ओवर इन्वेस्ट करेंगे। समझिए इस बात को, यानी कि पैक्सिलिका हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स हुई, उसकी जो सप्लाई चेन का जो इनिशिएटिव है, उसमें ये भारत को फॉर्मली अंदर खींचेंगे, अपने साथ रखेंगे, ताकि
चाइना 1 जो चाइना +1 वाली बात की जाती है, तो चाइना +1 में इंडिया जो है वो सेंट्रल रहे। ये खेल है। आगे देखिए, जो सैंटी वाला समझौते, जो न्यूक्लियर वाले समझौते हमारे हैं, सिविल न्यूक्लियर वाले एसएमआर्स के, या जो ग्रिड स्केल क्लीन एनर्जी की बात हम करते हैं, वहां पे अमेरिकन कंपनियों को बड़ा रोल दिया जाए, इसकी उम्मीद वो कर सकते हैं। और बाय द वे यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर में जो बड़ी कंपनी अमेरिकन कंपनी को लाने की बात हो रही है, बहुत पॉसिबल है ये एक स्कोप खोले। वो क्या कि जो एग्रीकल्चर पर अमेरिका जोर दे रहा है, बहुत पॉसिबल है कि उसकी जगह पर ये न्यूक्लियर में जगह देकर कंपनसेशन वाली बास्केट बन जाए। कंपनसेशन बास्केट ये कि भैया एग्रीकल्चर में जगह मिलेगी नहीं, उसकी जगह आप ज्यादा जगह ले लीजिए न्यूक्लियर में अपनी कंपनियों को लाने की। दैट कुड बी वन एरिया वेयर द टू साइड्स कुड कम टू अ कंक्लूजन और कंप्रोमाइज। तो अगर वो ये हो जाता है तो हो सकता है कि फिर ट्रेड डील की बात बन जाए, ये भी हो सकता है। मगर ये वो इलाका है जहां पर मेरे मुताबिक ये स्कोप बनता है। अब देखिए मार्केट एक्सेस को बेसिकली नैरो रखा जाएगा, सर्जिकल रखा जाएगा, यानी कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स को, सर्विसेज को, डिजिटल ट्रेड को, और देखिए जो ये सब लिमिटेड रहेगा फ्रॉम लेट्स से फार्म कोटास वगैरह जो हैं, जो हमारे टीआरक्यूज। लेकिन इंडिया से ये एक्सपेक्ट नहीं है कि वो पूरे का पूरा जो डेयरी फॉर्म है, डेयरी हुआ, एग्री फूड हुआ, उसका सेक्टर खोल देगा। वो नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। और इंडिया बदले में क्या करेगा? इंडिया बदले में हायर टैरिफ के बावजूद अमेरिकन मार्केट में अपना जो रिलेटिव एडवांटेज है चाइना और वियतनाम के ऊपर देखेगा। यानी कि भले ही अमेरिका अपना जो बेसिक वो 10% वाला जो लगाना चाह रहा था वो लगाए, बनाए रखे, मगर बाकी हमको उनके ऊपर एडवांटेज मिले, ये बात हम देखना चाहेंगे। फिर जो सिक्योरिटी प्लस ऑप्टिक्स जो है, यानी कि रियल फ्रेंड्स डिसएग्री। अब जरा ये एम्बेसडर साहब ने जो कल ये नई चीज निकाली है कि वो दोनों, द फ्रेंडशिप इज रियल, मोदी ट्रंप फ्रेंडशिप इज रियल एंड रियल फ्रेंड्स कैन डिसएग्री। तो क्या हुआ है वहां पे? गोर जो है वो नैरेटिव पुश कर रहा है बेसिकली, और नैरेटिव बना रहा है, बना के पुश करेगा क्या? ट्रंप मोदी सच्चे दोस्त हैं, और जो सच्चे दोस्त हैं उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। यानी कि हम ट्रेड पे लड़ाई करेंगे, लेकिन ईरान पे, इंडो पैसिफिक पे, टेक्निकल कोalition पे एक साथ काम करेंगे। समझ रहे ना? तो बेसिकली वो भी बैलेंस करने पे आ रहे हैं बात को। तो अमेरिका जो है वो बेसिकली ईरान, चाइना, सऊदी टर्बुलेंस में इंडिया को कम से कम नॉन हॉस्टाइल न्यूट्रलिटी की तरह से लेना चाहता है, ताकि आउटराइट अलाइनमेंट में न जाए मामला, यू नो। तो जो सीधा सीधा जवाब है वो क्या है? मैं आपको सीधा जवाब ये देने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिका रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है तमाम रिलेशनशिप को भारत के साथ में, क्योंकि ग्लोबली उसको भारत की जरूरत है। फिर चाहे ट्रेड पे लड़ाई चलती रहे, लेकिन वो भारत को खुला नहीं छोड़ सकता कि वो कहीं चाइना और रूस के पास चला जाए। ये है वो गेम। आगे देखिए, मैं, और इससे मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि भारत को इस खेल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, भारत को अमेरिका के नजदीक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। वो मेरा एरिया नहीं है। मैं खाली कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं। और मैं बाद में इस पर बात करने जा रहा हूँ आपसे। जो इंडिया का इसमें फिर बनता है डेयरी और एग्री और फिशरी वाला जो गेम है, उस पर तो झुकेगा नहीं। तो आउटकम क्या होगा? आउटकम को बहुत रियलिस्टिक नहीं निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी फुल स्पेक्ट्रम एफटीए नहीं हो पाएगा, बल्कि जो पैच वर्क होगा, पैच वर्क क्या होगा? पैच वर्क होगा डिफेंस प्लस न्यूक्लियर प्लस प्लस क्रिटिकल मिनरल्स प्लस लिमिटेड ट्रेड, और इस तरह की मिठाई बीच में बना बनू के, 3-4 तरह की मिठाइयां मिला के, घोल मेल बना के कुछ बर्फी बना दी जाएगी। क्या बनेगा? एक लाइन में गोर, रूबियो और जयशंकर, इनकी जो कॉल है वो दरअसल एक सिग्नल है। वो सिग्नल क्या है कि हम आपसे ईरान, चाइना, न्यूक्लियर, चिप्स, इन सब पे काम करने को तैयार हैं। चाहे तुम हमारी दूध, गाय, मछली वाली जो हमारी डिमांड्स हैं, अमेरिकन कहेंगे उनको अभी आप रिजेक्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं कुछ करने वाले। भारत इसको सुन लेगा, भारत इसको इस्तेमाल भी करेगा। लेकिन जो विस्कॉन्सिन का जो डेयरी लॉबी है, उसको खुश करने के लिए भारत खुद को बेचेगा तो नहीं ना, वो नहीं होने वाला है ना। तो मगर फिर सवाल ये आता है दोस्तों, जहां पे मैं इस बात को एक्सपेंड करना चाह रहा हूं, वो क्या है? वो ये है कि क्या अमेरिका हमको दरअसल इतना बड़ा चूतिया समझता है कि भाई अभी 4 दिन पहले तो हमको क्या कह रहे थे कि भाई वो इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी,
यही कह रहे थे ना, दे आर गोइंग इनटू द डार्क एजेस, यही अंग्रेजी बोल रहे थे ना हमसे। फिर वो हमको सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी क्या-क्या सुना रहे थे। आपने ये भी कहा था वो हमारा बिलवड उनका फील्ड मार्शल जो है, वो उन्होंने ढूँढा था बड़ी मुश्किल में। बाय द वे ये रेयर अर्थ मिनरल्स की जब से बात कर रहे हैं, तो ये तो कुछ पाकिस्तान के साथ भी कर रहे थे। क्या हुआ इसका? कहीं कुछ खोखा गया क्या ट्रम्प साहब? नहीं बोल रहे ना कुछ? अचानक गायब हो गया 1 महीने में सब। तो इस बीच में कुछ चीज़ें और भी चेक करिए, और चेक ये करिए कि व्हाइल चाइना अमेरिका जो हमारे साथ बिहेव कर रहा था या मिसबिहेव कर रहा था, इस बीच में ज़रा आप इंटरनेट पर जाइए और नीति आयोग की पॉलिसी चेक करिए। नीति आयोग पिछले दिनों में जो पॉलिसी चेंजेस करता रहा है, उसमें आप पाएँगे कि रफ़ली 25% तक तो उन्होंने ऑलरेडी खुला छोड़ दिया है चाइना को कि लाओ, जितना माल ला सकते हो। उसके अलावा जो टैक्स सेंसिटिव कुछ चीज़ें हैं, सेंसिटिव जो चीज़ें हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, उनमें कुछ रोक उन्होंने लगा रखी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर वो जहाँ सेंसिटिविटी नहीं है, वहाँ पर खोल रहे हैं चीज़ों को, लगातार खोल रहे हैं इन चीज़ों को। तो अब आप देखिएगा कि कुछ चीज़ें वहाँ, और भारत उससे पीछे हटने वाला नहीं है, ये बता दूँ आपको। जो चाइना के साथ हो रहा है, वो यूँ ही चलता रहेगा। क्योंकि जो हालात पैदा किए हैं ट्रंप ने, उसके बाद भारत यकीन नहीं कर सकता 100% अमेरिका के ऊपर कि कल क्या होगा पॉलिसी में। चलिए, मैं और आगे बताता हूँ। अमेरिका जो है वो इंडिया को दरअसल नाइव तो नहीं समझ रहा है, जैसे मैंने कहा आपसे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वाशिंगटन ये सोच रहा है कि वो फ्रेमिंग लिखेगा। परिभाषा जो है वो वाशिंगटन लिखेगा, ऐसा उसको लगता है। और उस परिभाषा के बदले में भारत रिस्पॉन्ड करेगा। जबकि हुआ क्या है? हुआ दोस्तों ये है, पिछले 11 महीने में जो अमेरिका और भारत के बीच का भरोसा है, वो इतना गिर चुका है, इतना जल चुका है कि दिल्ली अब अपने हिसाब से, यानी भारत अपने हिसाब से नया आर्किटेक्चर बना रहा है। और ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें चीन के साथ में सेलेक्टिव रीओपनिंग शामिल है। अब दूसरी बात सुनिए, वो डेड इकोनॉमी वाली बात। डेड इकोनॉमी वाली बात, उसकी याद मिटने वाली नहीं है दोस्त। ट्रंप ने खुलेआम भारत और रशिया को डेड इकोनॉमीज कहा था, और फिर 25% टैरिफ और 25% रशियन ऑयल लिंकेज के साथ में और टैरिफ लगाया था। और फिर ये ट्वीट नहीं बल्कि पूरे एस्टेब्लिशमेंट की, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की जो फ्रस्ट्रेशन थी, उसका सिग्नल था। भारतीय साइड ने इसको बहुत कॉन्शियसली याद रखा, इसकी भैया तुमने हमको डेड इकोनॉमी बोला है। आरबीआई गवर्नर से लेकर मीडिया तक सबने पब्लिक में इसको रिबट किया और इसको इंसल्ट प्लस अंडर एस्टिमेशन के तौर पर लिया कि ट्रंप ने जो बोला है। और इस तरह की जो बातें हैं दोस्तों, वो नेशनल साइकी से कभी गायब नहीं होती हैं। इनकी जो छाप है, वो दिमाग पर, राष्ट्र का जो याददाश्त होती है एक देश की, अपनी साइकी जो होती है, मानसिकता जो होती है, उस पर जनमानस पर पड़ जाती है। तो ऐसे में जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि भाई आखिर अमेरिका सोचता है, अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो सोचता है कि भारत सब कुछ भूल जाएगा। हम 4 मीठे बोल बोलेंगे, इंडिया सब भूल जाएगा। वो मोदी को बोलेंगे ट्रंप साहब की मोदी माय फ्रेंड, तो वो कहेंगे ओहो बस सब वाइप आउट हो गए, सब बातें, सब कल की बातें, भूलो कल की बातें, नहीं होता है। दिल्ली भूलेगा नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिकली कंपार्टमेंटलाइज़ करेगा इन सारी बातों को, कंपार्टमेंटलाइज़ करेगा इन बातों को। अब मैं आपको बताता हूँ कि नीति आयोग में क्या चल रहा है। नीति आयोग और चाइना के लिए जो रीड रोड ओपनिंग हो रही है, वो क्या है? देखिए, अगर आप रॉयटर्स की रिपोर्ट्स देखेंगे, आपको ये बात साफ आएगी कि नीति आयोग ने रिकमेंडेशन क्या दी है सरकार को। चाइनीज़ कंपनीज़ को 24% तक स्टेक बिना किसी सिक्योरिटी अप्रूवल के, ये ऑप्शन कर दिया गया है। क्यों? ताकि एफडीआई रिवाइव हो, और जो सप्लाई चेन्स हों, वो स्टेबलाइज़ हों। इसके साथ-साथ जो है, पैरेलल नैरेटिव ये भी चल रहा है कि इंडिया कुछ नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स में, ज़रा समझिए, नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स में वो क्या है? रिन्यूएबल्स हुए, मैन्युफैक्चरिंग हुई, कंज्यूमर गुड्स हुई, इनमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को फास्ट ट्रैक किया जाए। ये पॉलिसी नीति आयोग ऑलरेडी फ्रेम कर रहा है। जबकि डिफेंस में, टेलीकॉम में, कोर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये चाइना के हाथ में नहीं दिए जाएँगे। बिल्कुल ठीक बात है। यानी जो हम कह रहे हैं कि रोड, चाइना की इन्वेस्टमेंट के लिए रोड्स ग्रेजुअली खोली जा रही हैं, और यही वो दिशा है जो नीति आयोग के प्रपोजल्स में अब दिखाई दे रही है। यानी कैलिब्रेटेड, सेलेक्टिव,
लेकिन रियल ओपनिंग इस समय हो रही है। अब इस सारी बात को देखिए कि इसका अमेरिका और इंडिया के जो इक्वेशंस हैं, उनका क्या मतलब बनता है? यानी दिल्ली चाइना से अगर चुनिंदा कैपिटल इनपुट आने दे रहा है, तो मैसेज वाशिंगटन के लिए बड़ा साफ है। वो क्या है कि भाई साहब आपने टैरिफ, काटसा, तेल, रशिया, डेड इकोनॉमी, ये जो भाषा आपने इस्तेमाल की है, तो आपने अपनी लीवरेज हमारे ऊपर खो दी है। और अब भारत आपको यू नो बस एक और पार्टनर की तरह देखता है। जहां इतने सारे पार्टनर हैं, वहां आप भी एक पार्टनर हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो नई बैलेंसिंग है, जो जो बल्कि कई जो बैलेंसिंग पोल्स हैं, उनमें से अमेरिका भी एक है। ऐसा नहीं कि ये अकेला पोल हो। तो यूएस अब चाहे किसी गोरो से बात करे, चाहे रूबियो से बात करे, जयशंकर से बात करे, कॉल करे, या कोई नया सेंटिबल जय जयकार करे उसकी, ये सब के सब अब डेफिनेशनल पावर्स हैं। इनकी जो 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 इनका रिलेशन क्या है, किस फ्रेम में है, ये अब पूरी तरह वॉशिंगटन के पास नहीं है। परिभाषाएं लिखना अब वॉशिंगटन के हाथ में नहीं है। रिश्ते की परिभाषा अब भारत अपने लिए खुद लिखेगा। इंडिया का जो करंट साइकोलॉजिकल है वो रफली क्या है? कुछ ऐसा है कि भाई अमेरिका महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉन एग्जिस्टेंशियल है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। चाइना जोखिम है, चाइना के साथ में जोखिम है, लेकिन उसको पूरी तरह से काटना अपने साथ से, वो भी एक तरह की आर्थिक आत्महत्या है, तो वो भी नहीं कर सकते। और इसलिए कंट्रोल्ड री एंट्री फॉर चाइना चलेगी। तो जो हमें पब्लिक में डेड इकोनॉमी बोलेगा ट्रंप की तरह से, टैरिफ से हमें मारने की कोशिश करेगा, ईरान और रशिया पर हमको ओपनली धमकी देगा, तो भाई साहब फिर अब नैरेटिव का अकेला ऑथर अमेरिका नहीं हो सकता। फिर उस नैरेटिव का एक लेखक हम भी होंगे, भारत भी होगा। एक लाइन में मैं आपको बात अपनी खत्म कर रहा हूं, और वो क्या है? अमेरिका अभी कोशिश कर रहा है कि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो परिभाषा है, वो अमेरिका खुद लिखे। लेकिन पिछले 11 महीने में टैरिफ, डेड इकोनॉमी, जाइब्स और ईरान, रशिया, इस पर जो दबाव है, उसने अमेरिका की कैपिटल को जला दिया है, उसकी पूंजी को जला दिया है। भारत में मौजूद पूंजी जल गई है। और दिल्ली अब बीजिंग, मॉस्को, गल्फ, वॉशिंगटन, इन चारों को पैरेलल हैंडल करके अपने लिए एक नया स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है। और वॉशिंगटन उसमें सिर्फ को ऑथर बन सकता है, सोल नरेटर नहीं बन सकता है। इतनी बात थी जो मुझे आज आपके लिए साथ शेयर करनी थी दोस्तों।